सो हे गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरबीआई सिंप्लीफाइड पे। मेरा नाम यश है और आज हम इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, वो भी 29 जनवरी का। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर रखा है और वहाँ पर मैं पीडीएफ्स अपलोड करता हूँ। तो आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए और पुराने सेशंस की पीडीएफ चाहिए तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसकी जो लिंक है वो आरबीआई सिंप्लीफाइड चैनल के अबाउट सेक्शन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, तो उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज का कंटेंट, तो ये मैंने 8 टॉपिक्स या न्यूज़ जो है पिक करी है। मुझे लगता है कि ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इस पर आराम से डिस्कशन करने वाले हैं। एक लंबा डिस्कशन चलेगा और ये जो पहले 2 टॉपिक है इस पे बहुत ज़्यादा डेप्थ में बात करने वाले हैं ना। मुझे लगता है ये आईआईपी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हम स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पहली न्यूज़ क्या है? इंडिया की इंडस्ट्रियल रिबाउंड्स, इंडियाज इंडस्ट्रियल रिबाउंड्स, आईआईपी ग्रोथ हिट 26 मंथ हाई इन दिसंबर 2025। ठीक है, तो हमेशा अगले मंथ में, मतलब अगर दिसंबर का आईआईपी रिलीज हुआ है तो ये रिलीज कब होगा? अगले मंथ में, मतलब जनवरी के 28 को, है ना। 28 को रिलीज होता है, तो हमारा मतलब कल रिलीज हुआ था, तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में आया। तो ये दिसंबर की बात कर रहा है इंडायरेक्टली। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि वैल्यूज़ क्या हैं और उस पर ये जो पर्टिकुलर हमारा आईआईपी है इसकी ग्रोथ जो है वो 26 मंथ हाई है और वो क्यों आई है इंडायरेक्टली, है ना। तो की ड्राइवर्स क्या हैं ऑफ ग्रोथ? व्हाई डिड इंडस्ट्रियल आउटपुट जंप सो सिग्निफिकेंटली? दिस आर्टिकल आइडेंटिफाई 3 प्राइमरी कैटलिस्ट। तो 3 प्राइमरी कैटलिस्ट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले इन ड्राइवर्स को समझने से पहले हम एक बार ये समझ लेते हैं कि आईआईपी होता क्या है। ठीक है, तो जो हमारा आईआईपी होता है इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो ये मेजर क्या करता है? ग्रोथ रेट्स ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप। ठीक है, इसको ये इन डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप की ग्रोथ रेट को मेजर करता है। जनरली इसके अंदर 3 मेन कंपोनेंट होते हैं जिसको बोलते हैं सेक्टोरल कंपोनेंट। ठीक है, तो एक आईआईपी को 2 पर्सपेक्टिव से डिफाइन किया जा सकता है और दो पर्सपेक्टिव से कैलकुलेट भी किया जा सकता है। एक तो होता है सेक्टोरल पर्सपेक्टिव, ठीक है, और दूसरा होता है यूज बेस्ड पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो सेक्टोरल पर्सपेक्टिव में क्या आता है? सेक्टोरल पर्सपेक्टिव में 3 चीजें होती हैं। ठीक है, एक तो होता है मैन्युफैक्चरिंग जिसकी वेटेज इन्होंने दे रखी है 77.63%। ठीक है, परसेंट। दूसरा होता है माइनिंग, ठीक है, जिसकी है 14.37%। तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी जिसकी वेटेज है 7.99%। ठीक है, तो ये जो सेक्टोरल आईआईपी है या सेक्टोरल कैलकुलेशन है आईआईपी की, ये बताता क्या है भाई? ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, माइनिंग इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री है, ये बताती है कि कौन सी पर्टिकुलर कंपोनेंट इज प्रोड्यूसिंग, हु इज प्रोड्यूसिंग, ये बताती है। मान लो मेरी जो आईआईपी है, मेरी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा, किस वजह से बढ़ा? मैन्युफैक्चरिंग से बढ़ा, माइनिंग से बढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी से बढ़ा। तो कौन से पर्टिकुलर कंपोनेंट से बढ़ा, कौन से सेक्टोरल कंपोनेंट से बढ़ा, वो ये बताता है। ठीक है, कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, माइनिंग सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्शन, या इलेक्ट्रिसिटी वाला जो सेक्टर है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये बताता है कि हु इज प्रोड्यूसिंग। ये आईआईपी दोनों चीजें बताता है, सेक्टोरल पर्सपेक्टिव भी बताता है और यूज बेस्ड पर्सपेक्टिव भी बताता है। सेक्टोरल पर्सपेक्टिव इन तीनों को यूज करके बताता है कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और जो यूज बेस में होता है, यूज बेस के अंदर होते हैं 6 डिमांड्स। तो यहाँ पर एक बकेट होती है 6 डिमांड बकेट, जिसमें 6 अलग अलग क्राइटेरिया आते हैं। ठीक है, 6 आते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, अभी नहीं, पहले थोड़ी देर बाद हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 6 आते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहा होता है कि कौन बाय कर रहा है। देखो, ये मटेरियल जो भी मटेरियल जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ, जो हमारे सेक्टोरल ने प्रोड्यूस किया,
ठीक है। बाद में कौन कंज्यूम करेगा? एंड पार्टी कंज्यूम करेगी, मतलब हम जैसे लोग कंज्यूम करेंगे, ठीक है। कभी कभी इंटरमीडिएटरी पार्टीज भी कंज्यूम करती हैं, मतलब हम या हमसे जो थोड़ा सा ऊपर होते हैं वो लोग, ठीक है, या इंटरमीडिएटरी सेक्टर्स वो कंज्यूम करेंगे, तो वो यूज बेस्ड में आ जाते हैं, ठीक है। तो कौन बाय कर रहा है, कौन जो पर्टिकुलर प्रोडक्शन हुआ उसको कौन बाय कर रहा है, वो ये यूज बेस्ड पर्सपेक्टिव बताता है आईआईपी का, ठीक है। तो ये आईआईपी के बारे में था। और आईआईपी को कौन रिलीज करता है? आईआईपी को रिलीज करता है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और ये किसके अंडर काम करता है? मॉस्पी के अंदर, ठीक है। तो और हमेशा कब निकलता है ये? 28th ऑफ मंथ, ठीक है, 28th ऑफ मंथ, वो भी अगले अगले मंथ में। अगर दिसंबर की बात हो रही है तो जनवरी का 28, ठीक है, जो, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में जो आईआईपी होता है, जो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, तो आईआईपी क्यों इनडायरेक्टली इंडस्ट्री वाले निकालते हैं, मतलब गवर्नमेंट क्यों निकाल के देती है ना? क्योंकि ये जीडीपी का प्रीव्यू देता है हमें, जीडीपी प्रीव्यू देता है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पॉलिसी, एक पॉलिसी टूल बन जाता है ये, मतलब गवर्नमेंट या आरबीआई इसको देखते हुए अपने पॉलिसी रेट्स में चेंज कर सकता है ना, बहुत सारी चीज़ें डिफाइन कर सकता है, पॉलिसी मेकिंग कर सकता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट भी कर सकती है। दूसरा, इन्वेस्टर्स भी देख सकते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट में भी क्या वेरिएशन आ रही है, कौन सी इंडस्ट्री कितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, कौन सी इंडस्ट्री फेल कर रही है ना, तो इन्वेस्टर्स को भी बहुत फ़ायदा होता है। तो ये आईआईपी 3 पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, जीडीपी प्रीव्यू के लिए, और पॉलिसी टूल की तरह बन जाता है, या स्टॉक मार्केट के लिए भी, इन्वेस्टर को हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको आईआईपी का बेसिक बता दिया, फिर उसके लिए उसका यूज़ क्या है और क्या वो करता है, हमने ये भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब आते हैं मेन कंटेंट पे, ठीक है। मेन कंटेंट क्या बोल रहा है, कौन वो 3 ड्राइवर थे, हम यहाँ पर छोड़ के गए थे ना, कि क्यों हमारा जो आईआईपी है उसकी पर्टिकुलर परसेंटेज आई, हम देखेंगे कि वो कितनी परसेंटेज है, ठीक है, वो क्यों क्यों बढ़ी। तो इन्होंने बोला कि वो 3 पर्टिकुलर रीजंस की वजह से बढ़ी। तो पहले रीज़न दिया मैन्युफैक्चरिंग मोमेंटम। मैंने आपको बताया था ना कि सेक्टोरल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है, जिसके अंदर हमने बोला था 77% तक की वेटेज है उसकी, है ना। तो यही चीज़ों की वजह से वो बढ़ा, कि क्योंकि 77% इज़ अ बिग नंबर। अगर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में ज़रा सा भी कोई कुछ भी इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से पूरे का पूरा, मतलब पूरी इंडस्ट्री ग्रो करती है, मतलब आईआईपी बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। तो पढ़ते हैं थोड़ा। मैन्युफैक्चरिंग इज अ हैवी वेट ऑफ द आईआईपी, हमने बोला कि 77% है ना। अकाउंट फॉर द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द इंडेक्स, इसके अंदर बहुत बड़ा इंडेक्स है ना, 77% है। तो अगर ये जरा सा भी ग्रो करेगा, जो कि इस बार किया 8.1% किया, ठीक है। व्हेन मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्म्स वेल, अगर ये परफॉर्म वेल करेगा, ये सेक्टर परफॉर्म अच्छा करेगा, तो हमारा जो हेडलाइन आईआईपी है ना, वो भी उस सूट को फॉलो करेगा, मतलब इस ट्रेंड को फॉलो करेगा। तो इसलिए हमारा आईआईपी ज़्यादा आया, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग मोमेंटम बहुत ज़्यादा था। अभी देख लेते हैं कि क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कभी भी आइसोलेशन में नहीं आता, ठीक है। ये एक आइसोलेटेड वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, मैन्युफैक्चरिंग एक चेन ट्रिगर कर देता है, चेन ट्रिगरिंग हो जाती है इससे। हमने देखा था मैन्युफैक्चरिंग होता है, माइनिंग होती है, और क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, ये 3 इसके कंपोनेंट थे सेक्टोरल परफॉर्मेंस में। तो मैंने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग जो है एक आइसोलेटेड वेरिएबल नहीं है, ये चेन ट्रिगर करता है। कैसे करता है? देखो, अगर इनपुट डिमांड है, अगर इनपुट डिमांड बढ़ी, मान लो किसी एक फैक्ट्री को क्या चाहिए, किसी एक फैक्ट्री को पावर चाहिए रन करने के लिए, ठीक है। भाई अगर मुझे अपनी फैक्ट्री चलानी है, मुझे कुछ मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो मुझे उस फैक्ट्री को रन करना पड़ेगा, मशीन चलानी पड़ेगी, है ना। मशीन कैसे चलाऊंगा? मशीन चलाऊंगा मैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। तो अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, तो वो क्या ट्रिगर कर रहा है, वो ये भी बता रहा है कि मेरी इलेक्ट्रिसिटी वाला जो कंपोनेंट है वो भी बढ़ा, इनडायरेक्टली, है ना। अगर मेरा इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट बढ़ा होगा तो भी मेरा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा, या मेरा मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट बढ़ा तो मेरी इलेक्ट्रिसिटी, हमें ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट भी बढ़ा, है ना, क्योंकि इनपुट डिमांड बढ़ गई। दूसरी चीज़ क्या है? देखो, रॉ मटेरियल, माइनिंग में रॉ मटेरियल्स आते हैं, ठीक है। अगर मेरी रॉ मटेरियल डिमांड हुई तो, है ना, भाई फैक्ट्री को क्या है, फैक्ट्री को मेटल चाहिए कुछ बनाने के लिए, है ना, उसको चेयर बनानी है तो मेटल चाहिए, कुछ भी है, कुछ भी बनाना है। और अगर उसे पावर प्रोड्यूस करनी है तो उसको कोयला चाहिए, है ना, कोल चाहिए, तो वो रॉ मटेरियल चाहिए। तो इसका मतलब, अगर रॉ मटेरियल डिमांड बढ़ती है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग इनडायरेक्टली बढ़ती है, तो वो ये भी बता रहा है कि माइनिंग भी बढ़ी होगी, है ना। तो ये इसलिए मैंने बोला कि एक आइसोलेटेड वेरिएबल नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग अगर बढ़ी होती है ना, तो इन दोनों में, इन चीज़ों में माइनिंग वाले का भी हाथ होता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी हाथ होता है, और ये भी बता रहा होता है कि ये भी बढ़ी थी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग मोमेंटम बोलने से ये भी क्लियर हो रहा है कि माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट भी बढ़ा है, ठीक है। तो हमने पहला वाला डिस्कस कर लिया। अभी दूसरा क्या है? दूसरा है द लो बेस इफेक्ट। तो दिस इज अ स्टैटिस्टिकल फिनोमेना। अ ग्रोथ रेट इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग दिस दिसंबर टू द प्रीवियस ईयर दिसंबर, ठीक है, 2024 का दिसंबर को देखते हुए करता है। तो द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वाज वीक इन दिसंबर 2024, है ना, जो कि 3.7 थी। तो इवन द मॉडरेट ग्रोथ दिस ईयर अपीयर एज अ शार्प परसेंटेज जंप। एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर ये यही बोल रहा है कि जो जो हमारा प्रीवियस ईयर था ना, वो थोड़ा एबनॉर्मल ईयर था, तो उसमें वो इतना कम था कि अगर अब जरा सा भी बढ़ता है ना कुछ भी, तो हमें एक ऐसा दिखता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि हमारा टोटल, मान लो कोई कोई आई आई पी की वैल्यू टोटल 100 रुपीज़ थी फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये मेरे बेस ईयर बोल दो, ईयर वन, ठीक है। अभी ईयर 2 में जो आई का वैल्यू था वो 50 हो गया, ठीक है, गिरा। ये मेरा जो है ईयर 2, जो कि एक एबनॉर्मल ईयर है, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल ईयर है, ठीक है। और एक हो गया आई ईयर 3, यहाँ पर हो गया मेरा फॉर एग्जांपल 80 रुपीज़, ठीक है। तो देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ पर खड़े होके ईयर 2 में खड़े होके देखूँ कि मेरा आई कितना बढ़ा, ठीक है, तो क्योंकि ये बोल रहा है कि ये प्रीवियस ईयर को देखता था, तो प्रीवियस ईयर में 100 था। तो जो ग्रोथ का फॉर्मूला होता है, वो ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होगा भाई? करंट माइनस प्रीवियस अपॉन प्रीवियस इंटू 100, ठीक है। तो अभी करंट में 50 है, माइनस 100 अपॉन 100, तो ये मेरा कितना आ गया? मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये मेरा कितना आ गया? ये मेरा आ गया 50, माइनस के 50%, मतलब ये माइनस के 50 गिर गया हमारे यहाँ से यहाँ तक आते हुए आया पे, ठीक है, क्योंकि ये अब नॉर्मल ईयर था। तो ये शो कर रहा है कि एक अब नॉर्मल ईयर था, क्योंकि इतना ज़्यादा गिर गया, ठीक है, जो कि नॉर्मली होता नहीं है ना। फिर अभी यहाँ से 50 से 80 हो गया, इसका मतलब बढ़ गया। तो यहाँ पर एक बार ग्रोथ निकाल के देखते हैं। तो ग्रोथ क्या होगा? 80 माइनस 50 अपॉन 50 इंटू 100, तो वो क्या हो गया? 30 अपॉन 50 इंटू 100, ठीक है। तो ये 60% हो गया, ये प्लस के 60% आ रहा है। तो यही बोल रहा है, क्योंकि पुराना ईयर जो है इतना ज़्यादा अबनॉर्मल था, -50 पे पड़ा हुआ था, कि अगर अभी जरा सा 50 से जरा सा भी बढ़ा, 50 से प्लस 30 हुआ, है ना। देखो, नॉर्मल ईयर से, जो हमारा नॉर्मल ईयर था, उससे तो अभी भी कम है, नॉर्मल ईयर से अभी भी कम है, 80 ही है बस, ठीक है। लेकिन जो हमारा एबनॉर्मल ईयर था, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर था, उससे बस थोड़ा सा बढ़ा, 30 बढ़ा, जिसकी वजह से कितना ज़्यादा डिफरेंस दिख गया हमको, प्लस 60% का दिखा, है ना। तो यही यहाँ पर यही बोल रहा है कि जो लास्ट ईयर था, जो 2024 वाला ईयर था, उसका जो दिसंबर था, वो इतना वीक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी उसने शो करी, जो कि 3.7% था, कि अगर इस साल जरा से भी ग्रोथ आए ना, हमें दिखे जरा सा भी इससे ज़्यादा बढ़ जाए, तो हमें ऐसा दिखेगा कितना शार्प जंप आ गया है। तो यही मैंने आपको पूरा मैथ से भी समझा दिया डायरेक्टली, ठीक है। तो यही बोलने की कोशिश करा इसने। चौथा पॉइंट क्या बोला, तीसरा पॉइंट क्या बोला इसने, कि जीएसटी रेशनलाइजेशन हुआ। क्योंकि अभी सितंबर में हमें पता है कि जीएसटी रेशनलाइज हुआ है, जो हमारे 4 स्लैब थे उसको 2 स्लैब में कन्वर्ट कर दिया है ना, और 5% और 18% वाले में। और मैक्सिमम जो जो कंपोनेंट्स हैं, जो मटेरियल है ना, वो सारे के सारे 5% वाले में गए हैं ना, 99% वाले समझ लो, ठीक है, 90% बोल लो, ठीक है। तो ये जो रीस्ट्रक्चरिंग करी है टैक्स स्लैब में, और लोअर रेट हुए हैं ऑन दिस हाउस होल्ड आइटम, है ना, हाउस होल्ड आइटम पे भी लो रेट किए गए हैं। तो इससे क्या हुआ है? लोअर टैक्सेस रिड्यूस शेल्फ प्राइसेस, ठीक है। तो अगर कम कम प्राइस में कोई सामान मिल रहा होगा, तो लोग डिमांड बढ़ेगी, तो कंज्यूमर की डिमांड बढ़ गई, ठीक है। अगर कंज्यूमर ने डिमांड बढ़ा दी, तो इसका मतलब उनको बहुत सारा सामान चाहिए, तो उसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फैक्ट्रीज़ को भी अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो फैक्ट्रीज़ ने, क्योंकि जीएसटी रेशनलाइज हुआ, तो फैक्ट्रियों ने भी अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गई तो हमारा आईआईपी बढ़ गया, और आईआईपी हमें दिख भी रहा है बढ़ा हुआ, ठीक है, क्योंकि 26 मंथ हाई है। और क्या है? पोस्ट फेस्टिव रीस्टॉकिंग। देखो, दिवाली आई थी, ठीक है, दिवाली आई थी, फिर क्रिसमस था, फिर न्यू ईयर था, है ना, बहुत सारे इवेंट हो गए। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक इन्वेंट्री जो है वो सफिशिएंट होती है, या वेयर हाउस जो है वो एक सफिशिएंट होता है, ठीक है, एक लिमिटेड नंबर ही होता है।
ठीक है। तो जब ये इतना बड़ा इवेंट आता है तो बहुत सारे लोग शॉपिंग करते हैं, खरीदते हैं ना बहुत सारी चीज़ें, तो उसकी वजह से क्या है, होलसेलर और जो होलसेलर के पास इन्वेंट्री होती है वो एग्जॉस्ट हो जाती है। ठीक है। जब एग्जॉस्ट हो जाती है तो उसको रिफिल करने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो गई है ना हमारा, उसको पूरा करने के लिए, उस डिमांड को पूरा करने के लिए, जो जो पूरा एम्प्टी आउट हो गया था, रिफिल करने के लिए अपनी शेल्फ को, तो वो उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ जाता है ना, वो बढ़ाती है अपना प्रोडक्शन कि भाई एटलीस्ट हम अपनी शेल्फ को या वेयर हाउस को तो रिफिल कर लें, अपनी इन्वेंट्री तो रिफिल कर लें। तो इसलिए ही वो ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं उस टाइम पे, और आईआईपी दोबारा बढ़ जाता है। तो उन्होंने चार चार पॉइंट दिए कि मैन्युफैक्चरिंग मोमेंटम आने पे, लो बेस इफेक्ट होने पे, ठीक है, और जीएसटी रैशनलाइजेशन होने पे, ठीक है, और पोस्ट फेस्टिव रीस्टॉकिंग होने पे, ठीक है। अब अगला, हाँ, जो मैं आपको बता रहा था कि जो सेक्टोरल व्यू होता है किसी आईआईपी का, वो किससे मेजर होता है, वो ऐसे करके होता है, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, मैं आपको बताया, और इसका वेटेज ही बता रखा था। ठीक है, देखो जो हैवी वेट होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग रखता है, ठीक है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा वेट जो है मैन्युफैक्चरिंग का है। ठीक है, तो ये कौन सी चीज़ें इंक्लूड करता है, कार मेकिंग, फोन टू टेक्सटाइल एंड केमिकल, ये सब चीज़ें करता है। तो ये एक लाइन बोल रहे हैं कि अगर इस सेक्टर को जो इस सेक्टर ने एक बार भी स्नीज किया, छींका, तो पूरे का पूरा आईआईपी जो है वो कैच कर लेगा कोल्ड को, ठीक है, वो बीमार हो जाएगा। तो यही बोल रहा है, अगर ये जरा सा भी ड्रॉप होता है ना तो आईआईपी बहुत जल्दी गिर जाता है। ठीक है, वो ये बोल रहा है। माइनिंग में क्या आता है, इंक्लूड एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड मेटल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या 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 मैन्युफैक्चर होता है, मतलब किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है, वो मेजर करता है पावर जनरेशन कितना हुआ है, थर्मल से, हाइड्रो से, और रिन्यूएबल सोर्सेज से। ठीक है, तो यही चीज़ है, इनडायरेक्टली प्रोडक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। मैंने आपको ये बताया था कि जो दूसरा व्यू है वो है यूज बेस क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर 6 डिमांड बकेट्स हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी देखो डिमांड बकेट्स हैं, प्राइमरी गुड्स, इंटरमीडिएटरी गुड्स, है ना, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, हाँ गुड्स ही बोल सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन गुड्स, ठीक है, या कैपिटल गुड्स। तो इनडायरेक्टली ये जो गुड्स हैं इसको कौन खरीदेगा, हम ही खरीदेंगे ना। तो यही बता रहा है कि कौन कौन सा सेक्टर खरीद रहा है। ठीक है, हम में से कौन से सेक्टर खरीद रहा है, अर्बन खरीद रहा है या रूरल एरिया खरीद रहा है, ठीक है, या कंपनियां खरीद रही हैं, है ना, कंपनी भी खरीदती है। तो हम इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं कि हर एक चीज़ का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पर कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है। ठीक है, देखो पहले कैपिटल गुड्स से ही स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल गुड्स की जो वेटेज है वो 8.22% है। ठीक है, यहाँ पर क्या आता है, ये एक तरीके का जो कैपिटल गुड है, ये क्या है, ये फ्यूचर ग्रोथ बताता है, फ्यूचर ग्रोथ देता है। ठीक है, मैं आपको पूरे का पूरा इस चीज़ को डेप्थ में लेके जा रहा हूँ क्योंकि फिर आपको अच्छे से समझ आएगी न्यूज़, है ना, और फिर एक बार ही मैं इतना सारा डेप्थ में बता दूं कि आपको हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में क्लियर हो जाए कि है क्या, है ना। तो जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो फ्यूचर ग्रोथ प्रिडिक्ट करता है, ये एक फ्यूचर ग्रोथ इंडिकेटर है, इंडिकेटर है। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो रखा है, कैपेक्स क्या है। ठीक है, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या है, कितनी है। ठीक है, तो ये सिग्नल क्या करता है, अगर ये ऊपर नीचे हो तो क्या सिग्नल करेगा, देखो अगर कैपिटल गुड्स का आउटपुट हाई है, आउटपुट हाई है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है इस पर्टिकुलर लाइन का, कि जो फैक्ट्रीज है ना वो नई मशीनें या हैवी इक्विपमेंट्स, ठीक है, या कमर्शियल व्हीकल्स या टूल ये खरीद रहे हैं इतने। अगर ये बढ़ा हुआ दिखता है हमें, कैपिटल गुड्स बढ़ा हुआ दिखता है, कैपिटल गुड्स आउटपुट बढ़ा हुआ दिखता है, तो इसका मतलब क्या हो रहा होता है, इसका मतलब ये होता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि फैक्ट्रीज जो है ये हैवी मटेरियल्स, हैवी इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, कमर्शियल व्हीकल्स, टूल ये बाय कर रही हैं। भाई ये बाय क्यों करेंगी, ये बाय इसलिए करेंगी क्योंकि इनको करना है एक्सपेंशन अपना। ठीक है, और इनको एक्सपेंशन क्यों करना है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई फ्यूचर में डिमांड आएगी, इनके सामान की डिमांड आएगी, तो इसलिए ये अपने आप को पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में डिमांड आएगी इसलिए ये अभी बाय कर रहे हैं एक्सपेंशन करने के लिए।
तो इसलिए मैंने बोला कि जो कैपिटल गुड अगर बढ़ता है तो इनडायरेक्टली वो क्या शो कर रहा है, वो एक तरीके का फ्यूचर ग्रोथ इंडिकेटर है जो ये शो कर रहा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है इस टाइम पे, कैपेक्स कितना चल रहा है। मतलब कैपिटल गुड आउटपुट ये वैल्यू अगर बढ़ रही है तो उसका मतलब फैक्ट्रीज जो हैं वो बाय कर रही हैं हैवी मटेरियल्स, हैवी इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, कमर्शियल व्हीकल, टूल्स। क्यों? क्योंकि उनको एक्सपेंशन करना है अपना, और एक्सपेंशन इसलिए करना है क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही हैं डिमांड इन द फ्यूचर। तो यही इसका मतलब है। और अगर मान लो कि ये नीचे गिर रही हो तो इसका मतलब वो सेम चीज़ है कि अभी कंपनियां डरी हुई हैं, या जो फैक्ट्री है वो डरी हुई है इन्वेस्ट करने से, अपने आप को एक्सपेंड करने से, और अब अभी वेट एंड वॉचिंग में चल रही हैं रेदर देन एक्सपेंडिंग। ठीक है, तो बस ये चीज़ बता रहा है। ठीक है, तो कैपिटल गुड ये चीज़ बताता है। अभी अगला मैं अर्बन डिमांड वाला उठा लूँ क्या? हाँ, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स उठा लेते हैं। ठीक है, ये वाला उठा लेते हैं। तो देखो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कौन से गुड्स होते हैं? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो होते हैं वो कार, एसी, फ्रिज, फ़ोन, ये टाइप के मटेरियल होते हैं। ठीक है, इसकी वेटेज दी गई है 12.84%। ये क्या शो करता है? ये कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस शो करता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये कंज्यूमर कैसे वाले कंज्यूमर भाई, ये जो सामान होते हैं ना, ये महंगे सामान होते हैं ना, एक्सपेंसिव सामान होते हैं, मतलब बिग टिकट्स होते हैं, इनको बोलते हैं बिग टिकट, है ना। बिग टिकट स्पेंडिंग होती है इन पे। अगर इनको खरीदना है तो मुझे बहुत पैसा स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे ये कार, एसी, फ्रिज खरीदना है तो मतलब इनडायरेक्टली मोस्टली ऐसा होता है कि ये अर्बन कॉन्फिडेंस दिखा रहा होता है, अर्बन एरिया का कॉन्फिडेंस दिखा रहा होता है। कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस तो दिखा रहा है, स्पेसिफिकली उसमें अर्बन का दिखा रहा है ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि अर्बन वाले लोग के पास इतना मनी होता है जनरली कि वो ये एक्सपेंसिव आइटम बाय कर रहे हैं। क्यों? अब देखो, अब ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आइटम है, तो अभी इनको खरीदने के लिए किसी एक अर्बन वाले पर्सन को क्या चाहिए भाई? या तो वो लोन लेगा कार को खरीदने के लिए, जो कि जनरली होता है, कमर्शियल लोन मिलते हैं। ठीक है, या वो अपनी सेविंग को एग्जॉस्ट करेगा। ठीक है, ये दो चीज़ें करेगा इसको बाय करने के लिए अर्बन में। ठीक है, अर्बन कॉन्फिडेंस जो है हमारा, या कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है, वो ये इस चीज़ को खरीदने के लिए या तो लोन लेगा या सेविंग करेगा, सेविंग को यूज़ करेगा। अगर ये नंबर बढ़ रहा है, मतलब लोग कार खरीद रहे हैं, एसी खरीद रहे हैं, फ्रिज खरीद रहे हैं, फ़ोन खरीद रहे हैं, और कैसे खरीद रहे हैं? लोन लेके भी खरीद रहे हैं, सेविंग से भी खरीद रहे हैं। इसका मतलब लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा चल रहा है, अभी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी चल रही है। इतनी अच्छी चल रही है फाइनेंशियल कंडीशन कि लोग लोन लेके भी खरीद रहे हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये पीपल का सेंटीमेंट भी बताता है। तो ये एक तरीके का सेंटीमेंट चेक भी है, सेंटीमेंट चेक भी है। क्यों? क्योंकि अगर पीपल, जो अर्बन में पीपल हैं, वो अपनी जॉब को लॉस कर दें, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पर जॉब लॉस होने लग जाए, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने लग जाए, तो सबसे पहले इसी चीज़ को कट करेंगे लोग, यही चीज़ें नहीं खरीदेंगे, इसको कट करेंगे, तब लोन नहीं लेंगे, तो अपनी सेविंग को खर्च नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पर ये चीज़, ये जो पर्टिकुलर इंडिकेटर है, अगर ये घट रहा होगा ना, तो इसका मतलब या तो लोग डरे हुए हैं, या तो लोगों के पास पैसा कम है, या तो इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा आ चुका है, या लोग अपनी जॉब खो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये है, अगर ये कट कर रहे हैं तो इस चीज़ को। ठीक है, तो लेकिन अगर ये वाला जो कंज्यूमर ड्यूरेबल है, ये इसकी वैल्यू बढ़ गई, तो इसका मतलब अब हमारी इकोनॉमी का स्टार्ट आ गया है कि वो बूम होगी। ठीक है, क्योंकि लोगों पर बहुत पैसा है, लोग लोन लेने को भी तैयार हैं, लोग अपनी सेविंग को भी खर्च करने को तैयार हैं इन चीज़ों को खरीदने के लिए। इसका मतलब अभी हमारी इकोनॉमी की हालत सही चल रही है। ठीक है, तो मैंने दोनों चीज़ों के बारे में बता दिया अभी कि कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है, उससे क्या इम्प्लीकेशन निकाल सकते हैं। हाँ, इम्प्लीकेशन निकाल सकते हैं। और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का क्या मतलब होता है, और अगर ये इसके बढ़ने और घटने पर क्या क्या हम इसका इम्प्लीकेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आता है अगला, फिर अगर ये कर लिया है तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ठीक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल करते हैं। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, जिसकी वेटेज है 15.33%, जिसमें आता है फूड, टॉयलेटरीज, मेडिसिन। तो क्या ये फूड, मेडिसिन, ये क्या जनरल आइटम नहीं है जो कि नेसेसिटी है? ठीक है, मतलब अगर मेरे पास पैसा ना भी हो, मतलब मेरे पास नॉर्मल पैसा भी हो, थोड़ा सा ही पैसा हो, या मेरे पास पैसा भी ना हो, इंडिया की इकोनॉमी कैसी भी चल रही हो, क्या मैं फूड खाना बंद कर सकता हूँ? चाहे मेरी इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल ही बेकार हो, मैं फूड खाना कभी बंद नहीं कर सकता। मुझे फूड चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में, है ना। मैं बीमार हो गया तो मुझे मेडिसिन चाहिए ही चाहिए, है ना, क्योंकि मैं इसके बिना काम नहीं कर सकता, एसेंशियल चीज़ें हैं। तो इनडायरेक्टली जो नॉन नॉन ड्यूरेबल्स होते हैं ना, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स होते हैं, वो रूरल डिमांड शो करते हैं। ठीक है, और अर्बन भी करते हैं, लेकिन मोस्टली रूरल डिमांड शो करते हैं। ठीक है, रूरल डिमांड की प्रॉक्सी है, एक तरीके का प्रॉक्सी है रूरल डिमांड की। अगर ये वैल्यू बढ़ी हुई दिख रही होगी ना, तो इसका मतलब रूरल डिमांड हाई चल रही है इस टाइम पे।
ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बेसिक चीज़ है। ठीक है, आपकी कंट्री की इकोनॉमी कैसी भी चल रही हो, ठीक है, उसकी हालत कैसी भी हो, ये चीज़ें लोग बहुत मुश्किल होगा कि अवॉइड करें, है ना, फूड को अवॉइड नहीं कर सकते, है ना, खाना पड़ेगा उसको तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन कभी गलती से ये नंबर जो है गिरने लग जाए, ड्रॉप करने लग जाए, इसका मतलब क्या है, क्राइसिस आ रहा है, क्राइसिस आ रहा है, क्राइसिस सिग्नल कर रहा है ये चीज़, अगर ये ड्रॉप हो, क्योंकि भाई बेसिक चीज़ें लोग नहीं खरीद पा रहे हैं अब। ठीक है, बेसिक चीज़ें लोग इतना, अब लोगों के पास कुछ भी पैसा नहीं बचा कि लोग बेसिक चीज़ नहीं खरीद पा रहे हैं। इसके दो इम्प्लीकेशन निकाले जा सकते हैं, या तो इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हाई हो गया कंट्री में कि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं बेसिक चीज़ें, या रूरल इनकम, क्योंकि मोस्टली रूरल एरिया को डिनोट करता है ये, तो रूरल इनकम बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है, या तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, या रूरल इनकम बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। तो ये चीज़ शो कर रहा है, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी भी केस में अवॉइड कर रहे हैं, इसका मतलब इकोनॉमी बहुत स्लगिश है, बहुत पीछे चल रही है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, लोग अपनी जॉब बहुत ही बड़े रेट पे खो रहे हैं, और रूरल डिमांड तो बहुत बुरी तरह गिरी हुई है, और रूरल डिमांड गिरनी नहीं चाहिए नॉर्मली, है ना। इंडिया सिर्फ सेल्फ सस्टेन इसलिए है क्योंकि रूरल डिमांड बहुत हाई है ना। तो ये हो गया, अरे एक मिनट, एक मिनट, ठीक है, हाँ, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन पे। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन क्या है, ये एक जॉब क्रिएशन इंडिकेटर है, मतलब जॉब क्रिएशन इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर है। अभी इसका मतलब क्या है, देखो फिर एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसका वेटेज 12.34 है। इसमें क्या आता है, सीमेंट आता है, स्टील आती है, पेंट आता है, केबल आते हैं, ऐसे टाइप के चीज़ें आती हैं। तो ये क्या शो कर रहा है, ठीक है, ये चीज़, ये जो इंडिकेटर है ये ट्रैक क्या करता है, ये ट्रैक करता है इन्वेस्टमेंट साइकिल, इन्वेस्टमेंट साइकिल, लेकिन किसके अंदर, फिजिकल एसेट्स के अंदर, फिजिकल एसेट्स के अंदर ये उसको ट्रैक करता है। मतलब जैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कितना है, ठीक है, प्लस गवर्नमेंट कितना स्पेंडिंग कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये इन चीज़ों को ट्रैक करता है। अभी अगर यहाँ पर ग्रोथ, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन वाला जो वेटेज, ये जो इंडिकेटर है, अगर ये बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है, रोड ज़्यादा बन रही हैं, रोड ज़्यादा बन रही हैं, ब्रिज बन रहे हैं, इकोनॉमी बूम पे है, हाउसेस बन रहे हैं, ठीक है, हाउस बन रहे हैं, तो ये इकोनॉमी अच्छी चल रही है, तभी ये चीज़ें बढ़ती हैं, तब ये इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन वाला इंडिकेटर बढ़ता है। ठीक है, ये क्यों ज़रूरी है इसको मेज़र करना, इसको मेज़र करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है बहुत बड़ा जॉब क्रिएटर है। भाई अगर गवर्नमेंट को कुछ बनाना होता है तो ये जॉब क्रिएटर किस सेक्शन में, अनस्किल्ड सेक्टर में, अनस्किल्ड सेक्टर में एक बहुत बड़ा बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगर ये वैल्यू बढ़ी हुई दिख रही है, इसका मतलब लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं तो हवा में तो होगा नहीं, इसका मतलब जॉब क्रिएशन हो रही है, क्योंकि जॉब मिल रही है अनस्किल्ड सेक्टर को भी, है ना। तो अगर अगर अनस्किल्ड सेक्टर को जॉब मिलेगी तो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी घट रहा है, ये सब चीज़ें एक साथ मिल के आती हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट वाला वो भी घट रहा है। तो ये जो इंडिकेटर है ये सब चीज़ें बता रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैक करता है इन्वेस्टमेंट साइकिल, फिजिकल एसेट्स के अंदर, रियल एस्टेट देखता है कि रियल एस्टेट में कितना हो रहा है, गवर्नमेंट की कैपिटल एक्सपेंडिचर कितनी है वो भी दिखाता है, प्लस ये भी दिखाता है कि जॉब क्रिएशन भी हो रही है ज़्यादा और अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ दिखा रहा है, और जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, और वो असलियत में ग्राउंड रियलिटी पे जो है ट्रांसलेट हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें दिखाता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन इंडिकेटर। ठीक है, तो हमने 4 चीज़ें कर ली। अब आता है इंटरमीडिएटरी गुड्स। तो इंटरमीडिएटरी गुड्स क्या होता है, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसके वेटेज है 17.22। इसमें आता है कॉटन यार्न, प्लाईवुड, स्टील शीट, है ना। तो यहाँ पर देखो एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर को बोल सकते हैं ये एक सप्लाई चेन इंडिकेटर है, ये एक सप्लाई चेन इंडिकेटर है। अब ये सप्लाई चेन इंडिकेटर क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, देखो कॉटन यार्न जो है, कॉटन यार्न से मैं क्या बना सकता हूँ, कॉटन यार्न से मैं अपनी शर्ट बना सकता हूँ, बिल्कुल सही बना सकते हैं, ठीक है। प्लाईवुड अगर मुझे मिल जाए, प्लाईवुड मुझे मिल जाए तो मैं क्या बना सकता हूँ, मैं फर्नीचर बना सकता हूँ, बेड बना सकता हूँ, सोफा बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ, है ना। ये दोनों चीज़ें यूज़ करके मैं कुछ भी बना सकता हूँ। तो ये क्या शो कर रही है, ये एक लीड इंडिकेटर है, ये एक सप्लाई चेन इंडिकेटर भी है और एक लीड इंडिकेटर है, क्योंकि ये फ्यूचर की चीज़ें प्रिडिक्ट कर रही है। इसको अगर कोई भी इंडिकेटर फ्यूचर की चीज़ें प्रिडिक्ट कर रहा होता है उसको लीड इंडिकेटर बोल देते हैं। ठीक है, कैसे कर रहा है देखो, अगर आज टुडे हमने ये देखा कि ये जो पर्टिकुलर इंटरमीडिएटरी गुड वाला हमारा इंडिकेटर है ये बढ़ा, इसका मतलब पता है क्या है, फैक्ट्री ने बहुत प्रोडक्शन किया कॉटन का, कॉटन यार्न का, ठीक है,
प्लाईवुड का, ठीक है, ये इसका प्रोडक्शन किया। अभी ये जो प्रोडक्शन किया तो ये खाली थोड़ा बैठा रहेगा, ये कॉटन यार्न यहीं पड़ा रहेगा, है ना, प्लाईवुड यहीं पड़ा रहेगा, नहीं भाई, ये जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री ए, ये इसको बनाने के बाद, कॉटन यार्न को बनाने के बाद, प्लाईवुड को बनाने के बाद किसको देगी, फैक्ट्री बी को देगी कि तुम भाई कॉटन यार्न से शर्ट बनाओ और प्लाईवुड से तुम फर्नीचर बनाओ। तो देखो आज टुडे में होने वाला जो ये कॉटन यार्न और प्लाईवुड का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, ये फ्यूचर में बताता है, ये कंपनियों को ये बता रहा है कि फैक्ट्री भी जो है फ्यूचर में बहुत सारी शर्ट बनाने वाली है, फर्नीचर बनाने वाली है, क्योंकि भाई इसकी सप्लाई बढ़ गई ना, कॉटन यार्न की, प्लाईवुड की सप्लाई बढ़ गई, फैक्ट्री ने आज के दिन में बढ़ा दी, तो ये खाली तो बैठा नहीं रहेगा, है ना, कोई दूसरी फैक्ट्री इसको खरीद के, फैक्ट्री ए से खरीद के शर्ट बना रही होगी, फर्नीचर बना रही होगी, इसका मतलब फ्यूचर में मुझे ये बता रही होगी कि भाई इंडस्ट्रियल सप्लाई मूव करने वाली है और शर्ट और फर्नीचर बनने वाला है और बनने वाला है। तो ये यही चीज़ शो कर रहा है फ्यूचर में 2 से 3 महीने बाद एक और हमें स्पाइक देखने को मिल सकता है हमारा आईआईपी के अंदर, तो ये चीज़ को भी शो कर रहा है, ठीक है। अभी लास्ट प्राइमरी गुड्स, हम नीचे से ऐसे करके गए ना, प्राइमरी गुड्स, तो प्राइमरी गुड्स का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, क्योंकि ये इसको बोलते हैं इंजन है हमारे इकोनॉमी का, इंजन ऑफ आवर इकोनॉमी। क्यों? इसके अंदर आता है माइनिंग प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक इंजन रूम है, क्योंकि देखो भाई तुम्हें फैक्ट्री चलानी है, तो तुम क्या इलेक्ट्रिसिटी के बिना फैक्ट्री चला सकते हो, ठीक है, क्या डीजल के बिना तुम अपनी कोई भी गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ये दोनों चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं ना, ना डीजल के बिना हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं गुड्स को, ना इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम किसी फैक्ट्री को रन कर सकते हैं। इसका मतलब अगर ये नंबर, ये प्राइमरी गुड वाला नंबर बढ़ता है, तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये बता रहा है कि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना, हमारा जो इंजन है इकोनॉमी का, ये बहुत ज़्यादा हमें पुश दे रहा है, हमारी इकोनॉमी को पुश दे रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वेटेज ही इतना ज़्यादा है इसका। तो ये चीज़ है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, अगर ये कम हो गया ना तो हमारा आईआईपी बहुत जल्दी कम होता है, ठीक है। तो ये सेम चीज़ है, ठीक है, मैंने आपको 2 एंगल से दोनों चीज़ें बता दी कि मैन्युफैक्चरिंग वाला जो सेक्टरल वाला व्यू है वो क्या है, और जो यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर 6 डिमांड बकेट है, उसका अलग अलग मतलब क्या है, ये जानना ज़रूरी था, ठीक है। अब आते हैं कि अब न्यूज़ पे, हम वापस न्यूज़ पे आ गए। न्यूज़ क्या बोल रही थी कि आईआईपी जो है हिट किया है 26 मंथ हाई, ठीक है। वो हमने पीछे देखा, हमने जो पीछे देखा, ये जो पूरा चीज़ देखी हमने इनडायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग बेस पे देखी, सेक्टरल व्यू देखा बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन अब हम क्या देखेंगे, यूज क्लासिफिकेशन, यूज बेस कंजप्शन स्टोरी देखेंगे, यूज बेस क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। तो यूज बेस क्लासिफिकेशन ये शो कर रहा है कि कंप्लीट रिकवरी हुई है डिमांड के अंदर, ठीक है। क्या बता रहा है, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, मैंने आपको बताया कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्या होते हैं, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है इस बार 12.3% बढ़ गई, से बढ़ गई, प्लस हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 13 मंथ हाई है, तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है, जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है मेनली अर्बन वाला है ना, वो बढ़ा है, वो स्ट्रॉन्ग हुआ है, विलिंग टू स्पेंड अ लार्ज सम ऑफ मनी ऑन अ बिग टिकट आइटम्स, कार, एसी, रेफ्रिजरेटर, मैं आपको समझा चुका हूँ इसका क्या इंप्लीकेशन है, ठीक है। दूसरा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन भी बढ़ा है, मैंने बोला था ये जॉब क्रिएशन इंडिकेटर है, ठीक है, 12.1% बढ़ा। इसका मतलब सिग्नल क्या कर रहा है कि एक्टिविटी बहुत बढ़ रही है, रोड्स बन रही हैं, हाउस बन रहा है, फैक्ट्रीज बन रही है ना, एक मेजर जॉब क्रिएटर है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। जो कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं, इसका मतलब रूरल डिमांड को ज़्यादा बता रहा है ना, तो ये 26 मंथ हाई है, तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है, ये स्टेबलाइजेशन सजेस्ट कर रहा है रूरल डिमांड के अंदर, मैंने आपको बताया था ये प्रॉक्सी है रूरल डिमांड की, है ना, और स्ट्रॉन्ग फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का कंजप्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ बतानी थी, इसलिए मैंने आपको पूरा का पूरा वो 6 बकेट्स समझाई, तो आपको अब एकदम समझ आ गया होगा कि ये है मतलब क्या है ना इस चीज़ का, कि ये नंबर बढ़ने का मतलब क्या है, आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका जो इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट जीडीपी पे क्या है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा अब क्या है, चीज़ों को कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, पढ़ते हैं पहले फिर कोरिलेट करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल्स में ये हाईलाइट कर रहा है कि आईआईपी और जीडीपी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। भाई मैं इतनी देर से यही बोले जा रहा था ना कि आईआईपी बढ़ने से इकोनॉमी में बूस्ट आ रही है, तो इकोनॉमी तो मतलब जीडीपी में बूस्ट आ रही है, यही मैं बोल रहा हूँ इनडायरेक्टली, है ना, बार बार यही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा वो कैसे हो रहा है, वो चीज़ें कैसे मैथमेटिकली व्यू में चेंज हो रही हैं, वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं, है ना। पॉजिटिव जीडीपी सिग्नल हो रहा है, स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस, हमने देखा कि हमारा स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस रहा 8% तक रहा है ना, 8%, 8.1% प्लस रहा है ना थ्रू आउट दिस क्वार्टर थर्ड है उसमें, है ना, सजेस्टिंग दैट रोबोस्ट जीडीपी ग्रोथ अहेड ऑफ जीडीपी रिलीज ऑन
फरवरी 27, क्योंकि नया जीडीपी वाला बेस ईयर आने वाला है ना, वो 27 फेब में रिलीज हो जाएगा। और एक और चीज़ बोली इसने, जीवीए बूस्ट हो रहा है विद द WPI डिफ्लेशनरी, लो इनपुट कॉस्ट एंड हाई आउटपुट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव, दिस बूस्ट इंडस्ट्रियल जीवीए एंड फेड डायरेक्टली इनटू द हायर जीडीपी। अब इन दोनों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, हमने आईआईपी को क्या बोला, आईआईपी को बोला कि वो एक वॉल्यूम है, ठीक है, वो क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस हो रहा है ना, कितना मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है वो ये शो करता है ना, वॉल्यूम शो करता है, क्वांटिटी शो करता है, ठीक। हमने आईआईपी को ये बोला। WPI क्या होता है, ठीक है, WPI होता है इनपुट कॉस्ट, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कि फैक्ट्री लेवल पे क्या इनपुट कॉस्ट रहा होगा, ठीक है, उस बंदे का क्या इनपुट रहा होगा, है ना, मतलब ये समझ लो रॉ मटेरियल कितने कितने रुपए में खरीदा होगा उसने, है ना। भाई पहले रॉ मटेरियल खरीदेगा कोई फैक्ट्री वाला, फिर उसका उससे क्वांटिटी बनाएगा, कुछ बनाएगा, है ना, तो वो कितनी क्वांटिटी बनाएगा वो आईआईपी बताएगा। उसने उसने कितने रुपए में खरीदा होगा वो WPI बताएगा, है ना, इनपुट कॉस्ट बताएगा। जीवीए क्या बताएगा, जीवीए बताएगा जो ये मटेरियल बना, जितना क्वांटिटी और वॉल्यूम का बना, इससे इकोनॉमी के अंदर कितना प्रॉफिटेबिलिटी आई, या इकोनॉमी कितनी बूस्ट हो गई छोटे स्तर पे, है ना, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी एक तरीके से बता रहा होगा। तो ये तीनों चीज़ें मिलके ये बता रही होती हैं कि जीडीपी बढ़ा, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें किसी एक ढंग से बढ़ रही होती हैं, घट रही होती हैं, वही हम एक बार देखने वाले हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि ये मेजर कर रहा होता है कि कितनी कार, है ना, कितनी टन्स ऑफ स्टील हमने प्रोड्यूस की है, ये बताता है आईआईपी। और जो हमारा जीवी होता है वो ये आंसर कर रहा होता है कि कितनी इकोनॉमी में वैल्यू क्रिएट हुई इन प्रोडक्ट से ये हमारी इकोनॉमी में कितनी वैल्यू क्रिएट हुई, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी क्रिएट हुई, है ना, वो ये बता रहा होता है जीवीए, ठीक है। अभी थोड़ा रिलेशनशिप देख लेते हैं। तो अगर मैं जीवीए को ऐसे लिख सकता हूँ, जीवीए जो है मेरा हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स। क्या मुझे ये बताओ कि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है ये कौन कौन बताएगा, क्वांटिटी के बेसिस पे पता लगेगा, तो वो कौन बता रहा होगा, आईआईपी बता रहा होगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएटरी इनपुट्स वो कौन बता रहा होगा, हमारा WPI बता रहा होगा। तो मतलब जो हमारा जीवीए है वो एक्चुअली एक, मतलब ऐसा बोल सकते हैं वो एक प्रॉफिट मार्जिन है। तो ये एक ब्रिज है, आईआईपी और जीवीए के बीच में जो गैप आ रहा है, जो चीज़ें आ रही हैं, वो एक प्रॉफिट मार्जिन क्रिएट कर रहा है ना, प्रॉफिट मार्जिन क्रिएट कर रहा है। बट इसको गवर्न कौन करता है, WPI। देखो, अगर WPI की, अभी मैं इसको छोड़ देते हैं, अगर WPI की वैल्यू बढ़ी, अगर ये वाली वैल्यू बढ़ी, तो क्या मेरा जीवीए घट नहीं जाएगा, तो यही बोल रहा है। अगर WPI बढ़ा तो मेरा इनपुट कॉस्ट बढ़ा, मेरे को सामान महंगा मिला, मेरे को रॉ मटेरियल महंगा मिला, तो मेरा फाइनल जो गुड है, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मेरा जीवीए घट जाएगा, तो मतलब मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो घट जाएगा। मेरा जीवीए घट गया तो प्रॉफिट मार्जिन भी घट गया। एक कंपनी को प्रॉफिट चाहिए ना, लेकिन अगर मेरा WPI घट गया तो मेरा जीवीए बढ़ जाएगा इनडायरेक्टली, है ना। तो इसका मतलब क्या है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन दोबारा बढ़ जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, ठीक है, ये मेरा बढ़ जाएगा। अभी इसी सेम स्टोरी को दूसरी चीज़ से देखते हैं। अगर मेरा आईआईपी बढ़ा तो क्या मेरा जीवीए बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। अगर मेरा ये दोनों बढ़ गया तो क्या हुआ, तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट मार्जिन दोबारा बढ़ गया। लेकिन मेरा आईआईपी घटा तो मेरा जीवीए भी घटेगा और मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी घट जाएगा, क्योंकि मेरे को इनपुट में ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ा होगा, मेरा WPI इस टाइम में बढ़ा हुआ होगा, है ना। तो ऐसे दोनों तरीके से हम देख सकते हैं, WPI के रेस्पेक्ट में भी देख सकते हैं और आईआईपी के रेस्पेक्ट में देख सकते हैं। लेकिन अगर हमें, तो इसका मतलब अगर ये चीज़ बढ़ती है, आईआईपी बढ़ता है और साइमल्टेनियसली आईआईपी बढ़ता है, साइमल्टेनियसली हमारा WPI घटता है, ये घटता है, ये बढ़ता है, तो क्या हमारा जीवीए बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा, हाँ जीवीए बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब आईआईपी और जीवीए का जो गैप है, जो वो प्रॉफिट मार्जिन दिखा रहा है, लेकिन वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है, WPI से इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। तो ये एक लाइन है जो मैंने ऐसे बोल दी, लेकिन आपको मैथमेटिकली वो समझ आ रहा होगा कि इसके बढ़ने पे और इसके घटने पे जीवीए बढ़ ही रहा है ना, ये तो समझ आ गया ना, इतना तो समझ ही आ गया होगा। और जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो हमारा आईआईपी ही है डायरेक्टली, और जो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएटरी इनपुट है वो हमारा WPI है, ये भी आपको समझ आ गया होगा, है ना। तो हमारा ये वाला चीज़ तो क्लियर हो गई। तो हमने अभी तक जीवीए निकाल लिया,
और हमने जीवीए को बोल दिया कि ये बहुत बड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब जीवीए से जीडीपी कैसे निकलता है? तो जीडीपी जो होता है वो समेशन होता है सारे जीए का सम होता है, इसको समेशन बोलते हैं, इसको सम बोलते हैं, ठीक है। मतलब सबको सम कर रहा है, समेशन ऑफ ऑल सेक्टर, सारे के सारे। भाई ये तो मैंने मान लो कार का, ये ऊपर जो मैंने निकाला जीवीए कार का निकाला, भाई स्टील का भी निकालना है, हर एक चीज़ का निकालना है ना। तो इसमें सब 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 सेक्टर का मुझे जीवीए जोड़ना पड़ेगा। तो सारे सेक्टर का जीवीए जोड़ने के बाद प्लस टैक्स माइनस सब्सिडरी करने के बाद जो मेरी वैल्यू आएगी वो जीडीपी आ जाएगी, हाँ आ जाएगी। तो हमने ऊपर देखा कि हमारा आईआईपी बढ़ा, डब्ल्यूपीआई घटा, तो जीवीए बहुत ज़्यादा बढ़ा, ठीक है, ठीक है। अगर जीवीए बढ़ा सारे सेक्टर्स में फॉर एग्जांपल, तो ये बढ़ रहा होगा, यहाँ पर ये बढ़ रहा है, तो क्या जीडीपी नहीं बढ़ेगा? क्योंकि जीवीए का बहुत बड़ा पार्ट जीडीपी रखता है अपने पास, है ना। देखो सबमिशन हो रहा है ना इसका। तो वो यही बोल रहा है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूम आ रहा होता है और उस इंडस्ट्रियल सेक्टर को में जो प्रोडक्शन करने में जितना भी रॉ मटेरियल लगा होता है वो कम कम भाव में होता है, वो उसकी वैल्यू गिरी हुई होती है, तो जीवीए अपने आप ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर जीवीए बढ़ जाता है तो जीडीपी अपने आप ही बढ़ जाता है। तो ये थोड़ा मैथमेटिकली उसमें ही बता दिया मैंने, है ना। वो सेम चीज़ ये पूरी की पूरी यही लिखी हुई है, ठीक है। थोड़ा सा हैवी हो सकता है दिमाग पे ये चीज़, है ना, लेकिन आप एक बार और समझने की कोशिश करोगे ना। और अभी आप जो ना इस लास्ट दिसंबर के डाटा भी यहाँ पर डाल के देखना कि आईआईपी के डाटा डालना और डब्ल्यूपीआई का भी डाटा देखना कि कितना डब्ल्यूपीआई का नेगेटिव। हाँ चलो ये चीज़ आप खुद करके देखना कि क्या हमारा डब्ल्यूपीआई कंट्रोल में है या उसकी वैल्यू बहुत कम है। हाँ आपको ये मिलेगा कि डब्ल्यूपीआई कम है, ठीक है। और आईआईपी हमने देख लिया है कि इस बार बढ़ा हुआ आया है, हाई आया है ना। तो आपको एकदम ये दिख जाएगा कि जीवीए भी बढ़ गया बहुत ज़्यादा, जीवीए बढ़ गया, जीडीपी बढ़ गया, ठीक है। तो आप ये खुद से भी देखना कि आप पुरानी जो हमारा डाटा आ चुका है, दिसंबर का भी डाटा आ चुका है इसका, है ना, और आईआईपी का भी आ चुका है, तो एक बार देख लेना कि ये बात सही भी है या गलत है ना, तो आपको समझ आ जाएगा। और एक बार और दोबारा देख लेंगे आपको समझ आ जाएगा, है ना। थोड़ा दिमाग पर लगा होगा कि क्या पढ़ा दिया, ठीक है। तो फ्यूचर आउटलुक, थोड़ा फ्यूचर आउटलुक पे बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिस्ट मेंटेन अ बैलेंस्ड आउटलुक। देखो इसको जो है ना बहुत बड़ी चीज़ में समझो, है ना। क्यों? क्योंकि जनवरी फोरकास्ट ये बोल रहे हैं कि ये थोड़ा मॉडरेट होगा। अभी क्या है, मान लो 7.8 चल रहा है ना, कितना चल रहा है, एक बार मैं इधर देख तो लूँ। हाँ 7.8 चल रहा है ना, ठीक है, 7.8% चल रहा है हमारा आईआईपी, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं जो इकोनॉमिस्ट है थोड़ा मॉडरेट होगा, गिरेगा, ठीक है। क्यों गिरेगा? क्योंकि बेस इफेक्ट जो है वो फेड हो जाएगा। क्योंकि हमारा लास्ट ईयर में जो दिसंबर था उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि हमारा लास्ट ईयर बहुत अजीब था, 3.5 के अराउंड था ना। लेकिन अभी जब अगले ईयर में घुस जाएंगे हम, तो फिर वो पुराने ईयर को देखेगा तो वो तो नॉर्मल ईयर था। तो इसका मतलब वो जो बेस इफेक्ट था वो खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से 7.8 हमें दिख रहा है आईआईपी, वो कम होता हुआ दिखेगा। तो ये बोल रहे हैं जनवरी का फोरकास्ट कम दिखेगा, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी कंसर्न है, जिसमें ये बोल रहे हैं कि हिस्टोरिकली इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है स्पाइक कर जाती है, कभी कभी 5% से भी ऊपर पहुंच जाती है। कुछ क्वार्टर में 5% से ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद फिजल आउट हो जाती है, फेड ऑफ हो जाती है। ये क्यों होता है, एक बार ये भी देख लेते हैं। देखो ये होता है दो रीज़न की वजह से। एक होता है रीस्टॉकिंग की वजह से। भाई जब भी कंपनी को लगता है कि उनका वेयर हाउस खाली हो गया है या इन्वेंट्री कम हो गई है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने लग जाती है। तो जिस मंथ के अंदर, जिस क्वार्टर के अंदर वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही होती है, वहाँ पर तो आपको आईआईपी बहुत हाइप अप दिखता है। और जब इनकी शेल्फ बढ़ जाती है, इनका इन्वेंट्री बढ़ जाती है, तो ये बंद कर देती है प्रोडक्शन, तो उनका आईआईपी कुछ क्वार्टर्स में गिरता हुआ दिखाई देता है। तो पता नहीं चल रहा होता कि ये किस वजह से हुआ। भाई फेस्टिवल आया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों ने शॉपिंग करी, तब आईआईपी गिर गया, पता नहीं चलता। या इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, उसकी वजह से आईआईपी गिर गया। तो इकोनॉमिक्स भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, है ना। तो रीस्टॉकिंग भी एक बहुत बहुत अनइवन रिजल्ट देती है हमें ना। इसके अलावा अनइवन डिमांड भी ये स्पाइकिंग क्रिएट करती है। अनइवन डिमांड भी स्पाइकिंग क्रिएट करती है। भाई अनइवन डिमांड क्यों कर रही है? देखो अगर अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा लोग कार खरीदने लग जाए, लेकिन वो कार तो कोई पर्टिकुलर क्वार्टर में खरीदा होगा ना, ठीक है। तो ये जो कभी कभी अर्बन वाले लोग जो हैं ज़्यादा डिमांड क्रिएट कर देते हैं गलती से भी, है ना।
तो उसकी वजह से आईआईपी एकदम एकदम फ्लक्चुएट करने लग जाता है, वो ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये यही बोल रहा है कि कोई सेक्टर, जो हमने 6 सेक्टर की बात करी थी, 6 डिमांड बकेट की बात करी थी, उसमें से कोई कभी कभी किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर बहुत अनइवन डिमांड आ जाती है ना, क्योंकि कोई पर्टिकुलर ऐसे कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से लोग कार खरीदने लग जाते हैं, है ना। तो कभी कभी ये भी चीज़ हो जाती है, तो ऐसे करके 5% से ऊपर ही पहुंच जाता है, रश करता है ना अपने आप को। तो इसी चीज़ को लेके इकोनॉमिस्ट थोड़े रहते हैं कि वो स्केप्टिकल रहते हैं। वो ये सोचते हैं जब तक ये जो 7.8 वाली ग्रोथ है ना, जो हमें दिख रही है आज की, अगर ये 3 से 4 मंथ तक, 4 क्वार्टर तक अगर ऐसी बनी रही, इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी में सुधार आया, इकोनॉमी बढ़ रही थी। इसकी वजह से ये चीज़ जो 7.8 है सस्टेन रहा 3 से 4 क्वार्टर तक आने वाले। लेकिन अगर 3 से 4 क्वार्टर आने वाले 3 से 4 क्वार्टर्स के अंदर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, इसका मतलब उनको पता चल जाएगा कि या तो ये रीस्टॉकिंग की वजह से हुआ, या ये अनइवन डिमांड की वजह से हुआ, या कोई फेस्टिवल आ गया होगा उसकी वजह से हुआ। तो कंफर्मेशन नहीं मिल पाता है आपको, तो 3 से 4 क्वार्टर आपको वेट करना पड़ता है पहले कि आपको पता तो चले कि आईआईपी सही से क्या, कितना सही से वर्क कर रही है ना, क्या दिख रहा है हमको। तो यही था। ठीक है, तो यही सब चीज़ें यहाँ पर है, मैंने आपको बता दिया है पूरे का पूरा। ये समरी टेबल है जिसमें हेडलाइन आईआईपी 7.8 है ना, जो 26 मंथ हाई है, जो अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा है 2 ईयर हाई, क्योंकि 26 मतलब 24 मंथ मतलब 2 ईयर्स होता है। मैन्युफैक्चरिंग 8.1% है, जो कि की ड्राइवर है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बढ़े हैं, वही सेम चीज़ बात कर रहा है जो हमने करी है। ठीक है, देखो अभी हमने आईआईपी के बारे में पूरा पढ़ लिया, लेकिन अभी क्या हो रहा है, आईआईपी का बेस चेंज भी हो रहा है और आईआईपी में एक मेजर अपग्रेड भी दिया है ना। तो मॉस्पी ने प्रपोज किया है सीजनल एडजस्टमेंट आईआईपी। ठीक है, अ मेजर अपग्रेड इन इकोनॉमिक डाटा क्वालिटी। इसमें क्या हो रहा है, जो मॉस्पी है उसने डिक्लेयर किया है अपने, उन्होंने एक डिस्कशन पेपर 3 निकाला था। ठीक है, तो उसमें उन्होंने प्रपोज किया कि हम अब ये लोग जो है मॉस्पी सीजनल एडजस्टेड आईआईपी का डाटा रिलीज किया करेंगे। देखो अभी करंटली इंडिया क्या कर रहा था, रॉ डाटा पब्लिश करता था जो कि नॉन सीजनल एडजस्टेड होता था। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती थी, तो द मिनिस्ट्री एम करती है टू स्ट्रिप आउट प्रेडिक्टेबल सीजनल पैटर्न्स टू रिवील द अंडरलाइंग इकोनॉमिक ट्रेंड। देखो कभी कभी ऐसा होता है, देखो ज़्यादा बारिश हो गई, फॉर एग्जांपल ज़्यादा बारिश हो गई, तो कभी कभी क्या होता है, जो माइनिंग वाला सेक्टर होता है ना, वो कम हो जाता है। ठीक है, मान लो अगस्त में बारिश हमें पता है अगस्त से लेकर सितंबर तक बारिश आती है फॉर एग्जांपल। तो उस टाइम पे जो माइनिंग सेक्टर होता है ना, उनका जो वॉल्यूम होता है, उनकी जो माइनिंग करने की रफ्तार होती है वो बहुत कम जाती है, तो यहाँ की प्रोडक्शन अपने आप ही कम हो जाती है। ठीक है, तो वो यही बोल रहे हैं कि हम जो ना अब ये जो सीजनल डिमांड है, तो यहाँ पर क्या होगा, सडनली ऐसे करके आईआईपी आ रहा था एकदम डिप मार के, फिर दोबारा रिकवर करने की कोशिश करेगा, है ना। फिर मान लो दिवाली आ गई फॉर एग्जांपल, तो फेस्टिवल सीजन आ गया। ठीक है, फेस्टिवल को ऐसे नहीं करते, सीजन को ही रहते हैं। ठीक है, तो अगर फिर कोई और पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, मान लो सर्दी आ गई, यहाँ था रेनी सीजन था, यहाँ था रेनी सीजन, अभी फेस्टिवल को नहीं रहते क्योंकि फेस्टिवल थोड़ा प्रेडिक्ट ये चीज़ों को डिफाइन नहीं कर पाएगा। तो रेनिंग जो है, अगर रेनिंग हुई तो एकदम जो माइनिंग वाला सेक्टर है वो एकदम डिप मारेगा आईआईपी का, तो आईआईपी डिप मारेगी। ठीक है, और अब क्या है, समर आ गई, सॉरी विंटर आ गई, समर नहीं आ गई, विंटर आ गई, तो लोग क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना कम कर देंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना कम कर देंगे तो यूज़ बेस वाले से क्या होगा, हमें ये पता चल जाएगा कि ये भी दोबारा डिप मार जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कम कर दी है। तो अभी यही बोल रहे हैं कि हमें पता होगा कि कौन से मंथ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करते हैं क्योंकि वो विंटर सीजन होता है, और कौन से मंथ के अंदर रेनी सीजन होता है, वहाँ पर माइनिंग वाले कम करते हैं। तो जो ये माइनिंग में सीजन की वजह से जो डिप आ रहा है ना, इसको स्मूथ आउट करेंगे ये लोग। ये जो डिप आ रहा है ना, इसको थोड़ा स्मूथ आउट करने की कोशिश करेंगे, इतना बड़ा डिप जो आ रहा है यहाँ पर, इसको स्मूथ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको पता है इस टाइम पे ऐसा होता ही है। ठीक है, उसकी वजह से ये अब्रप्ट चेंजेस जो आ रहे हैं ना, वो उसको हटाने की कोशिश करेंगे कि भाई हमारा आईआईपी एकदम ना गिर जाए ऐसे करके, हमें पता नहीं चलेगा ना फिर कि आईआईपी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से गिरा है या ये रेनी सीजन की वजह से गिरा है ना। तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा सीजनली। ठीक है, तो यही बोलने की कोशिश कर रहा है, द मिनिस्ट्री एम टू स्ट्रिप आउट प्रेडिक्टेबल सीजनल पैटर्न्स टू रिवील द ट्रू अंडरलाइंग इकोनॉमिक ट्रेंड, कि भाई वो किस वजह से गया। ठीक है, किस वजह से आईआईपी नीचे गया या किस वजह से आईआईपी ऊपर गया। ठीक है, तो सीजनल में वैसे हम ले सकते हैं भाई, सीजनल में क्या फेस्टिवल सीजन आ गया। ठीक है,
तो फेस्टिवल सीजन में क्या एकदम आईआईपी बढ़ जाता है ना, तो वो भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, द दिस इज अ पार्ट ऑफ द लार्जर ओवरहॉलिंग दैट इंक्लूड्स चेंजिंग द आईआईपी बेस ईयर। अभी आईआईपी का बेस ईयर भी चेंज हो रहा है, जो पहले फाइनेंशियल ईयर 12 था, ठीक है, अब वो फाइनेंशियल ईयर 23 हो रहा है, ठीक है। और इसका अगला जो जो लेटेस्ट वाला जब ये निकलेगा, चेंज्ड बेस ईयर निकलेगा, वो निकलेगा कब, 28 मई 2026, ठीक है। हमें पता है कि 28 को ही आता है आईआईपी का डाटा हर एक मंथ के, ठीक है। तो प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर ली है कि कंपेयरिंग द आईआईपी डाटा मंथ ऑन मंथ, जैसे अक्टूबर और नवंबर का कर रहे हैं, तो इट्स डेंजरस फॉर इकोनॉमिस्ट बिकॉज सीजनलिटी चेंजेस की वजह से। तो कैलेंडर इफेक्ट क्या होता है, अक्टूबर ऑफन हैज़ फ्यूअर वर्किंग डेज, ठीक है। अक्टूबर में मान लो कम वर्किंग डेज होते हैं, जैसे दिवाली हो गई या दशहरा हो गया, एज कम्पेयर टू नवंबर। तो लोग यहाँ पर इन्होंने इंडस्ट्री वाला पार्ट लिया कि वहाँ पर उस टाइम पर लोग जो ना कम काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हॉलीडेज है। तो अगर कम काम करेंगे तो फैक्ट्री का आउटपुट अपने आप कम हो जाएगा और आईआईपी अपने आप डिप मार जाएगा इसकी वजह से, ठीक है। तो ये एक तरीके से मिसलीडिंग क्रिएट करेगा। ये नेचुरल साइकिल्स कि कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन एकदम स्पाइक अप हो जाएगी समर में और स्पाइक डाउन हो जाएगी विंटर में, है ना, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। माइनिंग सीजन हमने डिस्कस करा कि माइनिंग सीजन स्लो डाउन हो जाएगा मानसून में, रेन डिस्टर्ब कर लेगी ऑपरेशन, जिसकी वजह से दोबारा आईआईपी डिप मारेगा। तो इतने ज़्यादा सीजन्स की वजह से ये पूरे मंथ में पूरे ईयर में जनवरी से लेकर दिसंबर तक बहुत डिप मारता है, ऊपर नीचे इधर उधर करता है। तो वो जो इतना स्टीप डिप होते हैं ना, इसको ख़त्म करने के लिए ये लोग इसको स्मूथ आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने एक तरीका बताया कि कैसे स्मूथ आउट करेंगे। थोड़ा और पढ़ते हैं। द डिस्टॉर्शन, इफ इंडस्ट्रियल आउटपुट ड्रॉप्स इन अक्टूबर, इज इट बिकॉज द इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन और सिंपली बिकॉज फैक्ट्रीज वर क्लोज फॉर हॉलीडेज। तो हमें पता नहीं चलेगा ना कि ये इकोनॉमी स्लो डाउन होने की वजह से डिस्टॉर्शन आया है या हॉलीडेज की वजह से डिस्टॉर्शन आया है। तो रॉ डेटा से ये बताना बहुत मुश्किल है, इज हार्ड टू टेल। तो दिस फोर्स एनालिस्ट टू रिलाई ऑन ईयर, फिर हमें ईयर ऑन ईयर देखना पड़ेगा, इस दिस अक्टूबर और लास्ट अक्टूबर, ठीक है। तो दिस अक्टूबर और लास्ट अक्टूबर में एक प्रॉब्लम क्या है, ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। मैंने बोला था पुरानी चीज़ों को देखते हैं तो उसको लैगिंग बोलते हैं, फ्यूचर वाली को देखते हैं उसको लीडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक लैगिंग इंडिकेटर बन जाएगा जो मुझे सही से डाटा दे नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि मान लो मेरा पुराना बेस ईयर जो था, जो पुराना वाला ईयर था, बहुत एबनॉर्मल हुआ, तो क्या बताओगे, तो तुम कुछ बता नहीं पाओगे, है ना। तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, इसलिए उन्होंने सॉल्यूशन निकाला। तो सॉल्यूशन क्या था, सीजनल एडजस्टमेंट करना। तो सीजनल एडजस्टमेंट में इन्होंने एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज़ करी जहाँ पर ये प्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन देखेंगे और उनको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो कैसे वर्क करेगा, कुछ एल्गोरिदम्स हैं जिन्होंने ये एल्गोरिदम इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम को यूज़ करेंगे जो रिपीटेटिव पैटर्न को आइडेंटिफाई करेगा और पूरे के पूरे ग्राफ में से उसको रिड्यूस करता रहेगा, ख़त्म करता रहेगा। और अगर वो ख़त्म होते रहेंगे तो हमारा जो आईआईपी का ग्राफ है वो बहुत स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कोई, अगर वो एकदम जंप कर जाती है या उसकी जो टॉय की मैन्युफैक्चरिंग है वो 20% जंप कर जाती है इन अक्टूबर ड्यू टू प्री दिवाली डिमांड, तो एल्गोरिदम उसको स्मूथ आउट कर देगा, क्योंकि हमें पता है कि दिवाली पे बहुत ज़्यादा आईआईपी जंप आउट करता है किसी भी रीज़न से, शॉपिंग ज़्यादा होती है ना। इफ़ द एडजस्टेड नंबर स्टिल गोज अप, देखो ये हमें पता है कि दिवाली पे जो है ना टॉय मैन्युफैक्चरिंग वाली जो टॉय मैन्युफैक्चरिंग होती है वो जंप अप कर जाती है 20% पे, है ना। लेकिन मान लो कि हमने स्मूथ आउट कर दिया, हमने ये एल्गोरिथम का यूज़ किया और स्मूथ आउट कर दिया, लेकिन उसके बाद भी स्पाइक आया, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये स्पाइक जो है ना अब असली ग्रोथ की वजह से आया है, क्योंकि हमने जो दिवाली का जो फैक्टर था इसको ख़त्म नहीं कर दिया, इस पैटर्न को देख के ख़त्म कर दिया अपने ग्राफ में से, ठीक है। तो ये बताएगा कि दिस ग्रोथ इज़ ड्रिवन बाय जेन्युइन डिमांड और इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुआ, जेन्युइन डिमांड क्रिएट हुई, तो इसलिए ये बढ़ा, ठीक है। तो विजुअलाइजिंग द डिफरेंस, जो रॉ डेटा होता है ये जैक्ड लाइन होती है, दैट स्पाइक्स एवरी फेस्टिवल सीजन पे स्पाइक अप कर जाता है और मानसून पे क्रैश कर जाता है, तो रॉ डेटा बेकार है। तो हम अगर सीजनली एडजस्टेड डाटा लेंगे जो कि स्मूथ कर्व होगा, जो भी पैटर्न्स होंगे उसको अपने कर्व में से रिमूव कर देंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि भाई क्या सच में ग्रोथ आई है या दोबारा डाउन चला गया है। तो इफ़ द इकोनॉमी इज ट्रेंडिंग अप और डाउन, हम यहाँ पर अब आराम से देख पाएंगे, तो स्मूथ आउट करने की वजह से। देखो उन्होंने मेथोडोलॉजी क्या यूज़ करी है, पार्शियल कॉन्करेंट एडजस्टमेंट, ठीक है। इन्होंने पहले हम क्या यूज़ करते थे, फुल कॉन्करेंट एडजस्टमेंट, ठीक है, फुल कॉन्करेंट एडजस्टमेंट यूज़ करते थे।
ठीक है। लेकिन अब हम क्या है, एक बैलेंस्ड अप्रोच यूज़ करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ते हैं। डिलेमा क्या था, इफ़ इस पर्टिकुलर फुल कंकर एक मिनट, ये क्या हो गया, ये रहा। तो द डिलेमा, इफ यू अपडेट योर स्टैटिस्टिकल मॉडल एवरी मंथ विद द न्यू डाटा, तो हिस्टोरिकल नंबर भी चेंज होता था। डाटा फ्रॉम द 3 years ago माइट चेंज स्लाइटली एवरी टाइम यू रिलीज अ रिपोर्ट। तो ये कन्फ्यूजन पैदा करता था। देखो मैं आपको थोड़ा सा देखो, ये चीज़ थोड़ी हार्ड चीज़ में आती है, पर मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कि आपको समझा पाऊँ, है ना, क्या क्या बोलने की कोशिश कर रहा है ये, और इसका मेन मतलब क्या है इसका, है ना। देखो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर। दो तरीके, एक स्टैटिस्टिकल डाटा होता है ना, स्टैटिस्टिकल डाटा होता है। तो ये स्टैटिस्टिकल डाटा प्रीवियस चीज़ों पे बहुत डिपेंड करता है, और प्रेजेंट चीज़ों पे बहुत डिपेंड करता है कि प्रेजेंट डाटा क्या बोल रहा है, प्रीवियस डाटा क्या बोल के गया, और फ्यूचर में डाटा क्या हो सकता है ना। तो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, या क्लैशेस क्रिएट होते हैं एक्यूरेसी को लेके और स्टेबिलिटी को लेके। ठीक है, इसका एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, रिवीजन नाइटमेयर, क्योंकि हम क्या है, रिवीजन नाइटमेयर कॉन्फ्लिक्ट है। हम क्या है, फुल कॉन्करेंट मेथड यूज करते हैं। हम अभी फुल कॉन्करेंट मेथड यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है, देखो तो मान लो मैं एक इकोनॉमिस्ट हूँ। ठीक है, मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मैंने ये बोला कि मैं इंडिया की ग्रोथ देख रहा हूँ। मैं एक इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं इंडिया की ग्रोथ देख रहा हूँ। मैं इंडिया की ग्रोथ कैसे देखूंगा भाई, गवर्नमेंट के डाटा पर रिलाई करूंगा, है ना। गवर्नमेंट ने जैन में बोला, प्रेजेंट के जैन में बोला कि जो 2013 का जो था, 2023 का जो डाटा था, या वहाँ की जीडीपी थी, या वहाँ की ग्रोथ थी, वैसे आईआईपी की बात हो रही है, तो वहाँ की जो आईआईपी थी वो 5% पे थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आईआईपी, उन्होंने ये डाटा निकाला, तो मैं समझ गया कि हाँ कुछ प्रॉब्लम रही होगी इसलिए 5 आ गया है, इसमें ये प्रॉब्लम रही होगी, या ये अच्छा रहा होगा, है ना। मुझे समझ गया, मैं इकोनॉमिक्स समझ गया। लेकिन अब फैब में कुछ और डाटा आया नया, गवर्नमेंट के कंप्यूटर्स ने रिकैलकुलेट किया स्टार्टिंग से, क्योंकि फुल कॉन्करेंट में क्या होता है, दोबारा से रिकैलकुलेट करता है वो पूरा का पूरा मॉडल दोबारा से क्रिएट करता है, और फिर उसके ऊपर कैलकुलेशन करता है। तो बेसिक से जो पूरा मॉडल है उसको क्रिएट करता है। फिर फैब में गवर्नमेंट ने बोला कि यार हमने रिकैलकुलेट किया है पूरा डाटा लेके, और अभी जो तुम्हारा जो हमने बताया था ना कि 2023 का जो आईआईपी है वो यार गलत था, असल में 4.8 था। तो मैं कंफ्यूज हो गया, अब यार ये कैसे चेंज हो गया। ठीक है, फिर मैं मार्च में दोबारा आया, मार्च में दोबारा गवर्नमेंट ने बोला कि जो, अरे यार नया डाटा की वजह से दोबारा हमने कैलकुलेशन किया, तो हमें पता चला कि 2023 में क्या है, स्लिप में वो 5.2 था। तो मैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाऊंगा ना, क्या 5 था, 4.8 था, 5.2 था। देखो नॉर्मल पब्लिक के लिए ये डाटा कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है ना, ऊपर नीचे थोड़ा होता रहा है, लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कि भाई जरा सा तुम बार बार बोल रहे हो ऊपर हो गया नीचे हो गया, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि हमारा हमारा जो भी मेथड है या मॉडल है, वो नया डाटा मिलने पे हिस्टोरिकल डाटा को चेंज कर देता है, क्योंकि नई मैथ आ जाती है। तो अगर ऐसी बार बार चेंजेस होगी, क्योंकि फुल कॉन्करेंट सिस्टम में यही होता है, तो कोई भी हमारे डाटा पे भरोसा ही नहीं करेगा भाई। मैं एज ए इकोनॉमिक्स भी भरोसा नहीं करूँगा, 5 से 4.8 हो गया, फिर 5.2 हो गया, तुम बार बार हिस्टोरिकल डाटा चेंज कर रहे हो यार, अपने अपने नए डाटा को लाके। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, हम एक नया मेथड रिबिल्ड करते हैं, मतलब मेथड लेके आते हैं, जिसको बोलते हैं पार्शियली कॉन्करेंट करेंगे हम। ठीक है, पार्शियली कॉन्करेंट बोलते हैं। ठीक है, पार्शियली कॉन्करेंट में क्या है, एक नया मॉडल क्रिएट किया गया है, जहां पर 2 रूल बनाए गए। एक तो बनाया गया रूल मॉडल, और एक बनाया गया वैल्यू मॉडल, या वैल्यू अपडेशन। तो इसमें लॉजिक क्या रखा गया, देखो लॉजिक ये रखा गया, रूल मॉडल के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए। मैं एग्जांपल से 2 क्वेश्चन बोल रहा हूँ। डज जो दिवाली है, दिवाली क्या अफेक्ट करती है, दिवाली क्या अफेक्ट करती है, दिवाली क्या अफेक्ट करती है प्रोडक्शन को। आंसर आया यस, हाँ भाई करती है। जो हमने पुराना डाटा देखा, या हमने पूरे एक मंथ के पूरे एक ईयर के अंदर देखा, वो लीनियरली अफेक्ट करती है ना, मतलब लीनियर ट्रेंड के थ्रू अफेक्ट करती है। हमने दोबारा यस बोला, हाँ। तो हमने बोला कि भाई ठीक है, दिवाली अफेक्ट करती है प्रोडक्शन को, लीनियर ट्रेंड रखता है, तो हमने ये रूल को कर लिया फिक्स। ये वाला हमारा जो बेस मॉडल था ये हो गया फिक्स, इसको कर दिया फिक्स। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमने
लीनियर डाटा, ये जो लीनियर डाटा है ना, इसको यूज़ करा, ठीक है। तो इससे क्या है, हम अब जनवरी में जो भी डाटा कैलकुलेट करेंगे और जब फेब में करेंगे वो सेम तरीके से करेंगे। हम लीनियर मॉडल उठाएंगे उसका, दिवाली का, दिवाली को अफेक्ट करने वाले का, है ना, कि दिवाली प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है तो उसका लीनियर डाटा ही उठाना है, ठीक है। फिक्स कर दिया। अब रूल चेंज, अब मॉडल चेंज नहीं हो रहा बार बार। लेकिन क्या है, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई अब क्या है, पुराने ईयर्स में क्या था, 10% बढ़ रहा था दिवाली का प्रोडक्शन, ठीक है, ठीक है। तो हमने तब ये 10% वाली वैल्यू को मॉडरेट किया, है ना, अपने कर्व से वो 10% वाली वैल्यू को हटाया, ठीक है। मैंने बोला ना कि दिवाली, जब भी दिवाली की वजह से स्पाइक अप आता है तो हम उस वैल्यू को हटाने की कोशिश करते हैं, पहले उसको हटाते हैं, उसके बाद अगर सच में इकोनॉमी की वजह से बूस्ट आया है, दिवाली इकोनॉमी की वजह से बूस्ट आया है, तब हम उसको ऐड करते हैं। तो हमें पुराने पुराने टाइम पे डाटा पता था कि 10% ही बूस्ट आया था, लेकिन आज के ईयर में 12% आया। तो अब हम इस वैल्यू को 10% से 12%, अभी हम 10% 12% के हिसाब से उसको हटाएंगे, उस डाटा को, उस कर्व को स्मूथ आउट करेंगे, ठीक है, 12% के हिसाब से। और जब 12% के हिसाब से स्मूथ आउट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अब असल में जो स्पाइक अप आया है वो रियल ग्रोथ की वजह से आया है, ठीक है। तो इसलिए इसको तो फिक्स कर दिया और इसको हम हर ईयर चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ थी, यही एक चीज़ है जिससे हम ये जो चीज़ें, जो नाइटमेयर क्रिएट हो रहा है, इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। देखो, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई हो ना, या आपको लगा हो कि यार ये बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल बात कर रहा है, मैथमेटिकल चीज़ों में बात कर रहा है, तो उसको आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये न्यूज़ में था, मुझे लगा कि ये बताना ज़रूरी है, थोड़ा थोड़ा नई डायमेंशंस आपकी ओपन हो जाएंगी, इसलिए मैंने बताया। ऐसा कुछ नहीं कि ये पेपर में पूछा जाएगा, है ना, ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं पेपर में। लेकिन कभी आप ऐसा कुछ काम करो, है ना, अभी आप बहुत बड़े उस पे जाओ, पोस्ट पे, तो भाई तब आपको ऐसी चीज़ें क्या पता करनी पड़ जाए, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, मत करना इसको, अगर मन नहीं हो तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करना, ठीक है। मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको एक आसान वे में एक बार चीज़ें और बता देता हूँ इसकी, ठीक है, आसान वे में। वैसे ज़रूरी नहीं है आपको ये करना, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि पेपर में आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ पेपर में नहीं आता है, ठीक है। चलो हम एक एग्जाम्पल हो लेते हैं कि एक टैक्सी कंपनी है, ठीक है। वो ये डिसाइड करना चाहती है कि भाई हम आपका, और मैं कस्टमर हूँ, एक टैक्सी कंपनी है और मैं कस्टमर हूँ, और एक टैक्सी कंपनी ये डिसाइड करना चाहती है कि बिलिंग कैसे करूँ मैं इस कस्टमर की, ठीक है। तो मुझे एक टैक्सी कंपनी को ऐसे देखना पड़ेगा, मुझे बैलेंस आउट करना पड़ेगा। मेरा जो बिलिंग वाला तरीका है वो ऐसा होना चाहिए कि नॉट वेरी कन्फ्यूजिंग टू द कस्टमर, ठीक है, और फेयर भी होना चाहिए ड्राइवर के लिए, ठीक है, ड्राइवर के लिए फेयर होना चाहिए और कस्टमर के लिए ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। देखो, अगर मैंने कोई भी चीज़ों में फिक्स्ड अप्रोच यूज़ करी जो कि बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, मतलब मैंने बोल दिया कि भाई, मैं टैक्सी कंपनी ने बोल दिया कि मैं जो है तुम्हें 10 रुपये पर किलोमीटर चार्ज करूँगा, कस्टमर को बोल दिया, तो कस्टमर के लिए तो आसानी है, ठीक है, उसको पता है कि 10 किलोमीटर वाली मैट्रिक है, 1 किलोमीटर पे 10 रुपये ले लेगा ये मुझसे, ठीक है। बट मान लो अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज़ हो गया और मैंने अगर यही रिजिडिटी बना के रखी, तो ड्राइवर्स के लिए अनफेयर हो जाएगा ना, तो ये वाली चीज़ खत्म हो जाएगी। फिक्स्ड अप्रोच में ये प्रॉब्लम है कि पेट्रोल प्राइस बढ़ने पे ये चीज़ रेगुलेट नहीं हो रही है, चीज़ चेंज नहीं हो रही है, तो ड्राइवर को प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर मैंने फुल कॉन्करेंट मेथड यूज़ किया जो कि बहुत कंफ्यूज हो जाएगा मेरे लिए। इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं हर दिन आके, टैक्सी कंपनी हर दिन आके ये बोल रही है कि आज मैं आपको जो पैसा है वो बाय किलोमीटर लूँगा आपसे, अगले दिन बोल रही है बाय मिनट लूँगा, उससे अगले दिन बोल रही है बाय वेट लूँगा, आपके लगेज के वेट के अकॉर्डिंग मैं आपसे पैसा वसूल करूँगा। तो यार, मी एज अ कस्टमर ये तो बहुत बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा ना, ये कैसे पैसा ले रहा है। अब मैं कंपेयर कैसे करूँगा, जब इसने मुझे किलोमीटर में पैसे लिए थे, किलोमीटर के हिसाब से पैसे लिए थे, और जब इसने मेरे को मिनट के हिसाब से पैसे लिए थे, तो इन दोनों में कंफ्यूज हो जाऊँगा कि यार कौन सा मेरे लिए इफेक्टिव रहा, ठीक है। मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा, कस्टमर जो है वो कंफ्यूजन हो जाएगा, वो कंपेयर ही नहीं कर पाएगा। तो फुल्ली कॉन्करेंट यही काम करता है, बार बार चेंज करता रहता है, अपने लॉजिक को, अपने बेस मॉडल को चेंज करता रहता है। किलोमीटर को किलोमीटर में कर देगा, मिनट में कर देगा, वेट में कर देगा, तो बार बार चेंज करता है मॉडल को, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। तो पार्शियल क्या करेगा, पार्शियल वाला जो है, पार्शियल मेथड जो है वो एक लॉजिक को फिक्स कर लेगा। भाई लॉजिक फिक्स है, लॉजिक ये है 1 साल के लिए कि मैं आपसे जो पैसे चार्ज करूँगा वो किलोमीटर के हिसाब से करूँगा,
बट मैं उसका रेट चेंज करता रहूँगा। भाई जनवरी में फ्यूल प्राइस थोड़ा नॉर्मल था तो मैं आपसे 10 रुपये लूँगा, लेकिन फ़ेब में फ़ेब में जो है प्राइस ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, फ्यूल का, तो मैं आपसे 10.5 लूँगा। तो लॉजिक तो सेम रहा, लॉजिक ने कन्फ्यूज़न ख़त्म कर दिया और रेट को वेरिएबल करने से ड्राइवर को भी आसानी हो गई, तो दोनों को फ़ायदा हुआ, ठीक है, इस पार्शियल से। मेरे लिए कन्फ्यूजिंग भी नहीं रहा और ड्राइवर के लिए फेयर हो गया। तो यही चीज़ करने वाले हैं ये आईआईपी के अंदर, ठीक है, यही सेम चीज़ करने वाले हैं। देखो मैं दोबारा बता दूँ, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी वीडियो को यहाँ वो जो पुराना पार्ट था स्किप कर सकते हो। वैसे मैं आप बता रहा हूँ तो इसका मतलब आपने स्किप नहीं किया होगा, आप यहाँ पर इस तभी आ गए हो, ठीक है, ठीक है, आप स्किप कर सकते हो, ये चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कन्फ्यूजिंग है, मुझे पता है, लेकिन मेरा बताने का फ़र्ज़ था इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। वही सेम चीज़ को मैंने यहाँ लिख दिया है कि ओल्ड मेथड, फिक्स मेथड और फुल्ली कंकरेंट मेथड या पार्शियल कंकरेंट से क्या अंतर हो, क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। आपको अभी मैं दोबारा बोल रहा हूँ, करने की ज़रूरत नहीं है ये चीज़ें नहीं पूछता है कोई भी, लेकिन आपको अगर अपनी डायमेंशन ओपन करनी है, कुछ नई चीज़ें सीखनी है तो आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने दोबारा मेन टॉपिक्स पे, ठीक है, द 5 ईयर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। देयर इज अ कैच इन द इम्प्लीमेंटेशन रिगार्डिंग द न्यू बेस ईयर। देखो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में क्या है, जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब जैसे यूके हो गया, यूरोप हो गया, इन्होंने जो है ना पहले से ये जो आईआईपी का डाटा है ना, सीजनली एडजस्टेड कर रखा है। लेकिन अगर मुझे ये मॉडल को सही से काम कराना है तो मुझे एटलीस्ट 5 साल पुराना डाटा चाहिए, 5 साल का कंसिस्टेंट डाटा चाहिए कि मैं ऐसी चीज़ें ये अपने कर्व को स्मूथ आउट कर पाऊँ। पर वो हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अभी अपना बेस ईयर चेंज करने वाले हैं 28 मई से, 28 मई 2026 से। तो जब हमने ये चेंज कर दिया तो कुछ नए मैट्रिक्स, कुछ नए वेट जुड़ जाएंगे, नए वेट्स ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। जब नए वेट्स ऐड हो जाएंगे तो भाई हमारे पास पुराने 5 साल का डाटा बचे होगा ही नहीं। हमारा तो आज से डाटा स्टार्ट होगा ना, फिर 28 मई से डाटा स्टार्ट होगा, तो हमें 5 साल और लग जाएंगे अपने अपने डाटा को स्मूथ आउट करने के लिए, ठीक है। तभी हम अच्छा काम कर पाएंगे। तभी ये बोल रहे हैं गवर्नमेंट नोटेड दैट एडजस्टमेंट फॉर दिस न्यू सीरीज कैन बी अंडरटेकन ओनली आफ्टर 5 years ऑफ टाइम सीरीज डाटा, देन इट बिकम अवेलेबल, ठीक है। तो ये, लेकिन मिनिस्ट्री ने क्या किया, मिनिस्ट्री ने इस टेक्निक को टेस्ट किया अपनी ओल्ड सीरीज पे, 20 फाइनेंशियल 12 वाली सीरीज पे, और देखा कि हाँ भाई फ़ायदा है, सक्सेसफुली टेस्ट हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ थी, ठीक है। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्या है भाई, ये जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं इसको अभी भी यूज़ कर रही हैं, ये ऑलरेडी पब्लिश करती हैं, ठीक है। और हम भी जो है, इंडिया जो है इन चीज़ों से, इन ग्लोबल प्रैक्टिसेस से अलाइन होना चाहता है, और इन्वेस्टर्स को भी, अपने फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी बड़ी डायमेंशंस देना चाहता है कि हाँ हम भी ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं और आप अच्छे से हमारा डाटा कंपेयर कर सकते हैं इन चीज़ों का, ठीक है। तो मैं दोबारा बता दूँ, देखो ये जो सेकंड वाला टॉपिक है ना, ये ऑप्शनल है, आपको करना है तो आप कर लो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। ये जो सेकंड वाला टॉपिक हमने जो पढ़ा है ना, ये वाला टॉपिक जो है ये ऑप्शनल है, ये पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो छोड़ दो इसको। लेकिन अब मैं जो आगे पढ़ा रहा हूँ, अब जो आएगा, ये देखो ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पढ़ना है, ठीक है। पूरा ये जो सेकंड वाला था आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेबी कोड ऑफ कंडक्ट स्टैंड ऑफ हु पुलिस द पुलिस, ठीक है। तो अगर कोई पुलिस है उसको कौन पुलिस करेगा, ठीक है। हमें तो देखने के लिए पुलिस है ना, लेकिन पुलिस को देखने के लिए कौन है, ठीक है। नॉर्मली पुलिस को देखने के लिए गवर्नमेंट होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेबी के लिए कुछ अलग बात बोल रहे हैं। तो अभी सेंट्रल इशू क्या चल रहा है कि एक जुरिडिक्शन टग ऑफ वॉर चल रहा है रिगार्डिंग हु हैज़ द अथॉरिटी टू सेट द सेबी के टॉप लीडरशिप के लिए रूल, ठीक है। प्रपोजल क्या था, फॉलोइंग एलिगेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगेंस्ट फॉर्मर सेबी लीडरशिप्स, ठीक है। अ पैनल रिकमेंडेड a new strict code of conduct. This would require top official to publish their or publish their मतलब publicly disclose their assets and liabilities. देखो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कुछ पास्ट में ऐसी कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं टॉप लीडर्स के साथ कि उन्होंने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है या उन पे कुछ गलत इल्ज़ाम लगा दिए हैं ना, और फिर उससे जो है ना क्या होता है कि अगर किसी भी, जैसे सेबी का टॉप बोर्ड का मेंबर कोई गलती कर दे तो वो जो ना इंडियन मार्केट को बहुत इम्पैक्ट करता है कि यार सेबी के टॉप मैनेजमेंट में ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं, है ना, यहाँ पर इतनी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही हैं, ये कुछ घपला कर रहे हैं ना, या यहाँ पर करप्शन बढ़ रहा है ना, कुछ भी चीज़ से, है ना। तो ये बहुत बड़ा एक मतलब हमारी नेशनलिटी पे एक बहुत बड़ा धब्बा लग जाएगा अगर ऐसा कुछ होता है तो, है ना। हमारे इंडिया पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी मार्केट में, ठीक है, इंडियन मार्केट में। तो ये क्या बोल रहे हैं
कि यार एक प्रपोजल दिया गया था कि जहाँ पर नए कोड ऑफ कंडक्ट को बनाया गया, जहाँ पर इस कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ये बोला गया कि जो जो भी टॉप मैनेजमेंट है ना सेबी के अंदर, है ना, उनको भी अपनी जो प्राइवेट एसेट और लायबिलिटी वाली इंफॉर्मेशन है ना, उसको पब्लिकली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। बट सेबी बोर्ड जो है ना बहुत हेजिटेंट था टू अप्रूव दिस, पुशबैक ही मिला। उन्होंने आर्ग्यू किया, द आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रक्चरल। सेबी की जो टॉप मैनेजमेंट है वो अपॉइंट कौन करता है, वो अपॉइंट करता है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, एसीसी करती है, जिसको चेयर कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। पर डिलेमा क्या है कि बोर्ड मेंबर्स फील इट is legally and hierarchically inappropriate for the SEBI board to write rule for the officials who are appointed by the central government। तो इन्होंने बोला कि भाई हम अपने लिए ही क्यों पर्टिकुलर रूल सेट करें, तो वो तो सेल्फ रेगुलेशन हो जाएगा ना। मतलब यहाँ पर सेबी का बोर्ड जो है अपने लिए खुद के लिए कोई रूल सेटअप नहीं करना चाहता है। भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें अपॉइंट करती है थ्रू दिस एसीसी कमेटी, है ना, और तो गवर्नमेंट को रूल सेट करने चाहिए ना जो हमारे लिए है ना, गवर्नमेंट हमारे लिए सेट करे ना रूल। ये सेबी का बोर्ड मेंबर क्यों कर रहा है ना, सेबी का बोर्ड क्यों इन चीज़ों को कर रहा है ना। तो उन्होंने बोला कि हाँ सही बात है। तो ये चीज़ ट्रिगर कब से हुई थी, क्योंकि पहले हिंडनबर्ग का हिंडन में इफेक्ट है ये। तो दिस पॉलिसी ओवरहॉलिंग ये क्यों हुआ, क्योंकि इट इज़ अ डायरेक्ट फॉल आउट ऑफ द 2024 हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट, जिसने कुछ सस्पिशन लेवल which leveled serious conflict of interest acquisitions against the former SEBI chairperson माधवी पुरीपच, ठीक है। उन पे बहुत ज़्यादा सीरियस एलिगेशंस लगे थे, एक्विजिशंस लगे थे कि इन्होंने कुछ कर दिया है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए है ना। तो उसकी वजह से इन्होंने सेबी ने क्या सोचा कि अब हमें कोई हाई कमेटी बनानी पड़ेगी जो इन पर्टिकुलर लोगों को भी मॉनिटर करेगी। पर इन्होंने सेबी बोर्ड ने बोला कि यार हम ही अपनी खुद की हाई कमेटी क्यों बनाए, गवर्नमेंट को करना चाहिए ना सब काम, गवर्नमेंट को रूल कंडक्ट करने चाहिए, मतलब रूल बनाने चाहिए, क्योंकि हम जो बनाएंगे ना, सेबी जो बनाएगा वो खुद के लिए क्या होगा, वो तो सेल्फ रेगुलेशन होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट उसको बनाएगी तो वो एक रूल बन जाएगा, वो एक एक्ट बन जाएगा, और अगर उसको कोई डिफाई करने की कोशिश करता है तो वो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड टाइप क्रिएट हो जाएगा। मतलब एक 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 आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम कर रहे हो ऐसा कुछ क्रिएट हो जाएगा, और गवर्नमेंट तब उसको सजा दे सकती है ना, गवर्नमेंट लीगल एक्शन ले सकती है ना। लेकिन सेबी करेगा तो वो सब कुछ सेल्फ रेगुलेटरी हो जाएगा ना, सेल्फ रेगुलेशन हो जाएगा। तो क्योंकि ये माधवी पूरी बच का जो ये भी स्कैंडल टाइप हुआ था या उन पे एक्विजिशन लगी थी, ठीक है, तो उसको रिस्टोर करने के लिए वो जो हमारी खुद के इंडियन मार्केट की जो सेबी रेगुलेटर है उसकी क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करने के लिए एक 6 मेंबर इंडिपेंडेंट पैनल बैठाया गया, जिसको लेड कौन कर रहा था, फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर प्रत्यूष सिन्हा, है ना, वो लेड कर रहे थे। तो नवंबर 2025 में इस पैनल ने रिकमेंड किया एक रेडिकल ओवरहाउलिंग ऑफ डिस्क्लोजर नॉर्म टू प्रिवेंट द फ्यूचर कंट्रोवर्सीज, कि फ्यूचर में कोई ऐसी कंट्रोवर्सी ना हो जो अभी हुई थी इनके साथ, ठीक है। तो लीगल आर्ग्यूमेंट क्या है, एक्सपर्ट्स का व्यू क्या है। जो फॉर्मर सेबी के चेयरपर्सन है अजय त्यागी, उन्होंने सपोर्ट किया बोर्ड का हेजिटेशन, क्योंकि बोर्ड बोल रहा है कि हम नहीं करेंगे, सेबी बोल रहा है हम अपने लिए खुद के लिए रेगुलेशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे लिए तो वो सेल्फ रेगुलेशन हो जाएंगी, है ना। तो वहाँ पर यही आर्ग्यूमेंट है कि एक लीगल सैंक्टिटी में और सेल्फ रेगुलेशंस में, तो हम अपने लिए खुद के लिए रूल बनाएंगे तो हमारे लिए वो एक वीक रूल बन जाएंगे। वीक सेल्फ रेगुलेशन जो है एक वीक होती है। इफ द सेबी बोर्ड अडॉप्ट्स अ कोड फॉर इटसेल्फ इट मेयरली अ सेल्फ रेगुलेशन, जो स्टैट्यूटरी फोर्सेस को लैक करेगा, आप किसी को कमांड नहीं कर पाओगे ना, कोई पावर नहीं है आप पे फिर। लेकिन अगर गवर्नमेंट रूल करेगी, गवर्नमेंट अंडर सेबी एक्ट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर करेगी कुछ रूल्स को, तो गवर्नमेंट के दायरे में आ जाएगा और वो लॉ बन जाएगा, एक एक्ट बन जाएगा, है ना, ठीक है। और अगर आप उसको वायलेशन करते हो तो आप पे लीगल पेनल्टीज हो सकती है या आपको रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से। तो ये एक स्टैट्यूटरी पावर में आ जाएगा। लेकिन अगर बोर्ड खुद बनाएगा तो वो एक सेल्फ रेगुलेशन बन के रह जाएगा, जो कि बहुत वीक है, ठीक है। तो की कोड क्या था, सिंस दीज मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, इफ दे डू नॉट फॉलो द रूल देन द गवर्नमेंट शुड टेक द एक्शन अगेंस्ट देम। अजय त्यागी ये बोलते हैं, ठीक है। तो सही बात है, वैसे सही बात भी है।
अगर सेबी अपने लिए ही खुद के लिए रूल बना के रख जाए जिसमें बोल रहा है कि जो भी टॉप मेंबर्स हैं उनको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, पब्लिकली डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज, तो वो एक वीक रेगुलेशन ही है, उस पर कोई पावर से इनैक्ट नहीं है ना। लेकिन अगर गवर्नमेंट बोलेगी तो उनके फ्रेम में जब आ जाएगी ये चीज़ तो एक लॉ बन जाएगा, और अगर तब किसी ने वायलेट किया उस रूल को तो पेनल्टीज लगेंगी उस बंदे पे, या रिमूव किया सकता है उसको ऑफिस से। तो एक अच्छी सही बात बोली, ठीक है। द सेकंड हर्डल क्या है, प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो सिन्हा पैनल था, प्रत्युष सिन्हा का जो पैनल था, उन्होंने ये रिकमेंड किया, नॉट जस्ट द चेयरमैन बट ऑल्सो द ऑफिसर्स ऑफ चीफ जनरल मैनेजर्स, ठीक है, उनके रैंक और उससे अबव रैंक पे उनको भी अपनी एसेट्स और लायबिलिटी डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी पब्लिकली, ठीक है। ठीक है, तो करंट स्टेटस क्या है, जो डिस्क्लोजर होता था वो इंटरनल होता था और कॉन्फिडेंशियल होता था, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मेंबर्स के पास या बोर्ड सेक्रेटरी के पास ही इसका एक्सेस होता था, ठीक है। तो प्रपोज स्टेट क्या है, ये सिन्हा ने क्या प्रपोज किया है कि जो डिस्क्लोजर है वो पब्लिक होना चाहिए, जो कि इंश्योर करेगा मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी। तो ये फ्रिक्शन क्रिएट किया इसने, जो सेबी एम्प्लॉयज थे वो रेजिस्ट कर रहे थे दिस मूव, क्योंकि वो प्राइवेसी की बात है भाई, ये बोल रहे हैं कि यार हमारी इतनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हम कैसे देते हैं ना। दे आर्ग्यू दैट द पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ द पर्सनल फाइनेंशियल डिटेल्स ये गोज बियॉन्ड नॉर्मल सिविल सर्विस रिक्वायरमेंट, जो हम सिविल सर्विसेज कर रहे हैं ये इसके दायरे से भी बाहर जा रही है, तो वो ये आर्ग्यू कर रहे हैं, तो ये एक सेकंड हेल्ड क्रिएट हो गया, ठीक है। तो कंपैरिजन वही सेम चीज़ है जो मैं आपको बताया है, अभी समझाया, ठीक है। अब अगला क्या, अब क्या होगा, जो द प्रपोजल वाज डिस्कस, जो पर्टिकुलर प्रपोजल था ये दिसंबर 17 की मीटिंग में डिस्कस किया गया था, बट डेफर कर दिया गया, ठीक है। इन द एंड स्टेलमेट कंडीशन है इस टाइम पे कि सेबी बोर्ड ने तो अपना 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 जो आर्ग्यूमेंट रखना था वो रख दिया, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है सब कुछ, वो अगर वो लीड लेके आपको रूल बनाते हैं तो कुछ आगे बात बढ़ेगी, नहीं तो ये स्टेलमेट कंडीशन है इस टाइम पे। अभी क्या ऐसा क्या लग रहा है कि जो इशू है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाएगा, जहाँ पर फ्रेम आउट होंगे यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट, और वो सिर्फ सेबी पे नहीं लगेंगे, अब सब पे लगेंगे, IRDA पे भी लगेंगे, PFRDA पे भी लगेंगे, और इंश्योर करेंगे कि रेगुलेटरी कंसिस्टेंसी बनी रहे, ठीक है। तो बस यही इसमें था मेरे ख्याल से। न्यूज़ क्या बोल रही है, EPF वेज सीलिंग लाइकली टू राइज टू 25,000 वाइडर सोशल सिक्योरिटी कवरेज। तो ये बहुत आसान न्यूज़ है, ठीक है। तो कोर प्रपोजल क्या है कि इन्होंने कुछ पर्टिकुलर लिमिट्स को इंक्रीज करने की बात बोली है, ठीक है, प्रपोजल दिया है इसका। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टिवली कंसिडर कर रही है कि वो जो एक वेज सीलिंग, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वेज सीलिंग क्या है, जो एक मैंडेटरी वेज सीलिंग है फॉर EPF, ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन के लिए वेज सीलिंग को बढ़ा दिया जाए। देखो पहले क्या है, 2014 में 15,000 पर मंथ कमाने वाले बंदे पे को मैंडेटरी था, ठीक है। देखो जो भी 15,000 रुपये कमा रहा है, 15,000 रुपये कमा रहा है, रुपीस कमा रहा है जो भी बंदा, 2014 की बात है, ये गवर्नमेंट ने जो EPFO है उन्होंने, या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर रखा था कि जो इतना पैसा कमा रहा है या इससे कम कमा रहा है 2014 में, वो बंदे को आपको सोशल सिक्योरिटी नेट के अंदर डालना पड़ेगा, मतलब EPF के अंदर डालना मैंडेटरी है, दिस इज अ मैंडेटरी थिंग। अभी ये मैंडेटरी है तो इसका मतलब जो इसका एम्प्लॉयर है, जो भी इसका एम्प्लॉयर है उसका इसका एक प्रोविडेंट फंड बनाना पड़ेगा EPFO में, ठीक है, मतलब EPF फंड क्रिएट करना पड़ेगा, और अपना पार्ट भी देना पड़ेगा, अपना 12% भी देना पड़ेगा, और इसकी सैलरी का भी, इसकी बेसिक पे का भी 12% लेना होगा, और इन दोनों को मिला के आपको इस फंड के अंदर डाल देना है। तो यही न्यूज़ है कि ये जो पर्टिकुलर सीलिंग थी जो कि 15,000 रुपये थी पर मंथ, अभी उस सीलिंग को बढ़ा के 25,000 कर दिया। अब बोला है कि कोई भी पर्सन, मतलब अभी किया नहीं है, प्रपोज्ड है, ठीक है, प्रपोज्ड है, और बोला है कि जो भी पर्सन 25,000 रुपये या उससे कम कमा रहा है वो मैंडेटरी होगा कि उसे अपना EPF अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब उसको नहीं, डायरेक्टली एम्प्लॉयर करता है ये ना। एम्प्लॉयर क्या है, 25,000 का जो बेसिक पे है उसका 12%, और खुद भी उतना ही 12% डाल के एक पर्टिकुलर EPF फंड के अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है, मैंडेटरी। क्यों किया ये 15,000 से 25? देखो पहले 15,000 में मान लो X लोग आ रहे थे, ठीक है, लेकिन अब 25,000 हो गई है, इसका मतलब अब X प्लस सम अदर पीपल भी आएंगे, कुछ और भी आएंगे जो पहले 15 से 25 के बीच में नहीं थे। तो इसका मतलब हमने सोशल सिक्योरिटी नेट बढ़ा दिया है ना, हमने पेंशन का जुगाड़ कर दिया इन लोगों के लिए,
किन लोगों के लिए? जो 15,000 से 25,000 के बीच में थे। पहले ये आते नहीं थे, पहले ये मैंडेटरी में नहीं आते थे, पहले मैंडेटरी नहीं था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि हाँ, जो भी ये इतने लोग होंगे, इससे नीचे, इस पर्टिकुलर सैलरी से नीचे लोग होंगे या इतने लोग होंगे, वो मैंडेटरी है कि वो वेज मतलब ईपीएफ कंट्रीब्यूशन करें। ठीक है, ये मैंडेटरी कर दिया है। तो टाइमलाइन क्या है? द प्रपोजल इज लाइकली टू बी डिस्कस बाय द सीबीटी। जो चीज़ डिस्कस करता है उसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, नेक्स्ट मंथ। ठीक है, ये प्रपोजल डिस्कस होगा और पोटेंशियली इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देंगे ये 1 अप्रैल 2026 से। ठीक है, तो देखो वेज सीलिंग क्या होता है? कोई भी एम्प्लॉय अगर वो अर्न कर रहा है अप टू 15,000 रुपीज़, जिसमें बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस आता है, मस्ट बी कवर्ड अंडर द ईपीएफ स्कीम। ईपीएफ स्कीम के अंदर कवर होगा ही होगा। ठीक है, तो एम्प्लॉय अर्निंग अबव दिस अमाउंट, अगर इस अमाउंट से अबव कर रहा है तो वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू बी द पार्ट ऑफ दिस स्कीम। ठीक है, लेकिन वो वॉलंटरी ज्वाइन कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, वॉलंटरी ज्वाइन कर सकता है। लेकिन जो 15,000 से कम कमा रहा है वो तो करना ही करना है। ठीक है, लेकिन अभी ये 15,000 जो लिमिट है उसको 25,000 करने का प्रपोजल कर दिया है। तो रेजिंग दिस लिमिट टू 25,000 15,000 रुपीज फोर्स एम्प्लॉयर्स टू एनरोल अ मच लार्जर सेक्शन ऑफ द वर्क फोर्स इनटू द सोशल सिक्योरिटी नेट। ठीक, अब इनका पेंशन का जुगाड़ भी कर रही है गवर्नमेंट। इससे क्या है? वाई नाउ, अभी क्यों, है ना? और उसके ड्राइवर्स क्या हैं? तो आर्टिकल जो है दो प्राइमरी ट्रिगर्स पे बात करता है फॉर दिस मूव आफ्टर द 12 ईयर हाइटस। ठीक है, तो इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक डायरेक्टिव जारी किया था। तो इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि भाई तुम जो ये ईपीएफओ की जो सीलिंग है उसको रेस करो आने वाले 4 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, और कोर्ट ने ये आर्ग्यू किया क्योंकि इन्फ्लेशन और राइजिंग वेज ओवर द डेकेड पुश किया है मैनी लो और टू मिड स्किल वर्कर्स आउट ऑफ द सोशल सिक्योरिटी नेट। देखो 2014 में कोई बंदा कमा रहा था 15,000 रुपये। ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन की मार की वजह से ये 15,000 रुपये बढ़ जाते हैं ना भाई। हर साल आपका थोड़ा इंक्रीमेंट होता है, वो इंक्रीमेंट भी तो क्यों होता है? वो इसलिए होता है ना कि आप अपनी इन्फ्लेशन की मार से बच जाओ। ठीक है, कुछ कुछ बेसिक इंक्रीमेंट जो होता है 3% का, वो इन्फ्लेशन को हैंडल करने के लिए होता है ना, पॉसिबली। तो ये बिकॉज ऑफ दिस बार बार आपकी सैलरी इंक्रीज होती रही, थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज होती रही। ऐसा हुआ कि जो लोग 15,000 वाले थे ना, वो एकदम सोशल सिक्योरिटी नेट से बढ़ गए आगे, या उससे बाहर निकल गए, ग्रेजुएट हो गए। ठीक है, तो जब वो ग्रेजुएट हो गए तो अब अभी ना एम्प्लॉयर पे मैंडेटरी है और ना एम्प्लॉय पे मैंडेटरी है कि वो एक ईपीएफ स्कीम के अंदर आए। ठीक है, तो इसकी क्योंकि राइजिंग इन्फ्लेशन और राइजिंग वेज की वजह से लास्ट डेकेड बहुत सारे लोग इस सोशल सिक्योरिटी नेट से बाहर हो गए, बिकॉज क्योंकि जो लिमिट थी वो 15,000 ही थी। तो इसीलिए इवन दो उनकी रियल परचेजिंग पावर इंक्रीज ही नहीं हुई सिग्निफिकेंटली, है ना। तो इसीलिए इन्होंने 15,000 से 25,000 करने का सोचा कि अब ये जो बाहर निकल गए हैं लोग गलती से भी, है ना, जो नहीं निकलने चाहिए थे वो वापस आ जाएं। ठीक है, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर अभी भी नहीं बढ़ी है, उनकी सैलरी बढ़ने के बाद भी परचेजिंग पावर नहीं बढ़ी है। तो भाई इनको सोशल सिक्योरिटी नेट में रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा ऐसे बंदे हैं जो प्रॉब्लम में आ सकते हैं, है ना। उनके पास पेंशन भी नहीं होगी इन द एंड, है ना। तो एटलीस्ट ऐसे लोगों को तो पेंशन मिलाओ जिनकी परचेसिंग पावर भी नहीं बढ़ी है इनकी सैलरी बढ़ने के बावजूद भी। ठीक है, तो द कवरेज ट्रैप वही, बिकॉज द लिमिट हैज स्टेट स्टैटिक 15,000 तक, 15,000 पे ही अभी तक है, जो कि चेंज हुई थी 2014 में पहले, है ना। मैनी वर्कर्स इफेक्टिवली ग्रेजुएट इस स्कीम से बाहर हो गए, इस पर्टिकुलर मैंडेटरी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट से बाहर हो गए, सिंपली ड्यू टू द एनुअल इंक्रीमेंट, जो 3% लगता गया, 5% लगता गया, 4% लगता गया, फॉर एग्जाम्पल, है ना, इन्फ्लेशन की वजह से या वेजेस बढ़ने की वजह से, मतलब leaving them vulnerable विदाउट पेंशन और सेफ्टी नेट। तो ऐसे लोगों को चाहिए भाई ये लोग अंदर आए। ठीक है, इम्पैक्ट एनालिसिस ये एक डबल एज सोर्ड है ना, दोनों तरीके से काटती है। मतलब काटती कैसे? देखो ये एक ट्रेड ऑफ है इमीडिएट कैश इन हैंड और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का। ठीक है, देखो एम्प्लॉयज़ के लिए क्या है, अगर ये मान लो 25,000 बढ़ा देते हैं, तो जो 25,000 वाला बंदा है वो अब कम कैश घर लेके जाएगा प्रेजेंट, लेकिन बाद के लिए ज़्यादा बचाएगा। ठीक है, तो टेक होम पे कट हो जाएगा, जो इन हैंड सैलरी होगी वो कम हो जाएगी। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो 12% होता है बेसिक वेज का, तो जब 25 का निकालेगा तो वो ज़्यादा नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो पहले इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर नहीं था, इस पर्टिकुलर ईपीएफ स्कीम के अंदर नहीं था, वो 25
इसको ये करने की ज़रूरत नहीं थी, तो वो 25,000 का बहुत बड़ा पार्ट अपने घर लेके जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो इस स्कीम के अंदर आ गया, जैसे 25,000 होने पे वो स्कीम के अंदर आ गया, तो उसका बेसिक पे जाएगा। जब बेसिक पे जाएगा तो वो उसकी खुद की सैलरी से कटेगा ना, तो वो खुद की सैलरी से कटेगा, तो अभी इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी, लेकिन फ्यूचर में उसकी सेविंग बढ़ जाएगी। ठीक है, तो और बेसिक पे टू ईपीएफ, इफ द वेज सीलिंग राइज, तो द बेस ऑन विच दिस 12% इज कैलकुलेटेड, वो भी बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि फॉर दोज जो कि अर्न कर रहे हैं 15K से और 25K के बीच में, है ना, उनके लिए तो बढ़ेगा, क्योंकि वो पहले कुछ नहीं देते थे, लेकिन अब देना पड़ेगा 12% ऑफ बेसिक पे, है ना। तो ये रिजल्ट क्या करेगा, लार्जर डिडक्शन फ्रॉम द मंथली सैलरी। ठीक है, इस रिडक्शन की वजह से इनकी जो इन हैंड सैलरी होगी वो कम हो जाएगी, लेकिन फ्यूचर के लिए सैलरी बढ़ जाएगी, मतलब फ्यूचर के लिए सेविंग बढ़ जाएगी, सैलरी नहीं, सेविंग बढ़ जाएगी। तो हायर सेविंग इन पेंशन, वो ये बोल रहा है। द फ्लिप साइड, जो दूसरी साइड ये है कि रिटायरमेंट कॉर्पस जो है वो बढ़ जाएगा, प्रोविडेंट फंड बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड पेंशन एलिजिबिलिटी विल ग्रो सिग्निफिकेंटली, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, दे सेव मोर टैक्स मनी, टैक्स फ्री मनी फॉर द फ्यूचर। ठीक है, मतलब फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, यही सेम चीज़ है। दूसरा क्या है, एम्प्लॉयर के लिए क्या है, देखो पहले तो अभी जो है हमारे 4 लेबर कोड जो अभी आ रखे हैं, उसने भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है, क्योंकि वहाँ पर भी सेविंग ज़्यादा करा रही है गवर्नमेंट, है ना। वहाँ पर भी बेसिक पे बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय का, तो उस पर जो 12% है वो भी बढ़ गया है, तो जो एम्प्लॉयर को ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है ना, क्या बोलते हैं, पीएफ में, है ना। तो करेंटली दे में लिमिट देयर कंट्रीब्यूशन टू 12% ऑफ 15,000, जो कि 1,800 होती है। अगर ये सीलिंग को राइज कर देंगे 25,000 पे, तो मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, जो कि 3,000 रुपये पर एम्प्लॉय है अराउंड, है ना। तो डबल वहमी क्रिएट हो जाएगा। तो आर्टिकल ये बोल रहा है कि कंपनी जो है ना पहले से ही न्यू लेबर कोड की वजह से परेशान है, जहाँ पर वेजेस दोबारा डिफाइन किए गए हैं और ज़्यादा अलाउंस टू इंक्लूड मोर अलाउंस, जिसकी वजह से जो बेस है फॉर पीएफ्स एंड ग्रेट्युटी वो बढ़ गया है ना। और ये तो बढ़ा ही बढ़ा है, इसकी वजह से एक और ये जो अभी बढ़ा दिया है 25,000 कर दिया, इसकी वजह से और एडिशनल कॉस्ट बढ़ गया है, और जो कंपनीज है उनका प्रॉफिट मार्जिन घट जाएगा। ठीक है, वो यही बोल रहे हैं। लेकिन फॉर गवर्नमेंट और ईपीएफओ एक स्ट्रॉन्गर नेट क्रिएट हो गया है। ठीक है, जो ईपीएफओ है, देखो जब ये कंपनियां, जब एम्प्लॉयर बहुत ज़्यादा पैसा, ये पैसा कहाँ डालेगी, ये पैसा डालेगी ईपीएफओ फंड के अंदर, तो गवर्नमेंट के मजे मजे हैं, गवर्नमेंट के पास बहुत सारा फंड आ जाएगा, एज मिलियंस ऑफ न्यू मेंबर्स ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और एग्जिस्टिंग मेंबर तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, है ना। लेकिन इससे एक फ़ायदा ये है कि सोशल सिक्योरिटी, इट फुलफिल्स द स्टेट गोल ऑफ ब्रिंगिंग मोर इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल वर्कर्स को इस नेट के अंदर लाना। ठीक है, अंडर द पेंशन एंड इंश्योरेंस अम्ब्रेला। ठीक है, इजी था। देखो अब एक एग्जांपल लेते हैं। अभी एग्जांपल बोल रहा है कि एक पर्सन है, एक एम्प्लॉय जो 22,000 रुपये बेसिक पे कमाता है। ठीक है, तो देखो अगर जो करंट सिनेरियो, अगर आज का सिनेरियो देखें जिसमें 15,000 रुपये के है, 15,000 पे जो पूरा कैप्ड है, और प्रपोज सिनेरियो, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है। देखो 15,000 होगा बेसिक, तो 15,000 पे 12% देना पड़ेगा एम्प्लॉय का शेयर, जो कि होता है 1,800, एम्प्लॉयर को भी 1,800 देना पड़ेगा। तो हायर टेक होम, है ना। अभी से इसमें से 1,800 रुपये काटोगे 15,000 में से, तो बहुत ज़्यादा पैसा आप घर पे लेके जा पाओगे। ठीक है, और इम्पैक्ट भी कम है एम्प्लॉयर पे, एम्प्लॉयर को कम कॉस्ट देना पड़ेगा, तो एम्प्लॉयर को भी, एम्प्लॉयर के ही मज़े और एम्प्लॉय के ही मज़े, क्योंकि उनको भी पैसा मिल रहा है करंट टाइम पे। ठीक है, लेकिन प्रपोज सिनेरियो क्या बोल रहा है, जो 25,000 पे आप 12% लगाओगे, तो वो 2,640 रुपये जाएंगे। तो अगर मेरा 15K होता, तब मेरे जा रहे होते 1,800 रुपये, लेकिन अभी जा रहे हैं 2,640 रुपये, तो मेरे को कितना कम पैसा मिला, इन दोनों को माइनस करोगे तो 840 रुपये कम मिले इन हैंड। लेकिन मेरी जो 840 मुझे कम मिले, ये कहाँ जाएंगे, ये सेविंग में जाएंगे ना। तो 840 मेरे खुद के और एम्प्लॉयर के, तो 1 इसका दुगना करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 12% उसका एम्प्लॉयर का और 12% हमारा, तो 1,680 वो जो पैसे हैं मोर, वो सेविंग में जाएंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉयर को दिक्कत क्या है, एम्प्लॉयर को ये है कि अच्छा 840 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे पर मंथ उसको। ठीक है, और 840 रुपये एम्प्लॉय की सैलरी में से कट जाएंगे, और ये दोनों जो पैसे यहाँ से जो कटे हैं और यहाँ से जो कटे हैं, वो कहाँ जाएंगे, सेविंग में जाएंगे एम्प्लॉय की। ठीक है,
तो ये है, ये पूरी कैलकुलेशन थी। स्ट्रेटेजिक आउटलुक क्या है भाई, एक बहुत फास्ट ट्रैक मूव है, ठीक है, क्योंकि बाय अलाइंग दिस न्यू सीलिंग विद द स्टार्ट ऑफ द फिजिकल ईयर अप्रैल 1, जहाँ पर हम ये करने वाले हैं, अप्रैल 1 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। गवर्नमेंट एम टू स्ट्रीमलाइन टैक्स एंड अकाउंटिंग चेंजेस, क्योंकि ये 1 अप्रैल से इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि सारे अकाउंटिंग चेंजेस और टैक्स चेंजिंग फर्स्ट हमारे फिजिकल ईयर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये तब जाके इसको रिलीज करेंगे। पर कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो कि पुनीत गुप्ता हैं EY इंडिया के, वो ये बोल रहे हैं, माना कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट हैं, क्लियर हैं, वो दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो इमीडिएट लिक्विडिटी क्रंच आ सकता है इसकी वजह से, किस में, लो इनकम हाउस होल्ड्स में, क्योंकि वो घर पे कम पैसा लेके जाएंगे अगर ऐसा कुछ हुआ, जो कि बहुत एक सेंसिटिव पॉइंट है, वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्या है, प्राइवेट बैंक्स जो है, प्राइवेट बैंक्स की एसेट क्वालिटीज, क्योंकि क्लीन बैलेंस शीट है, वो मास्क है और राइज हो रहा है स्ट्रेस, ये बोलने की कोशिश कर रहा है। बिग पिक्चर क्या है, अ क्लीन अप पैराडॉक्स, द सेंट्रल थीम ऑफ द रिपोर्ट इज कॉन्ट्राडिक्टरी, है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो हेडलाइन एसेट क्वालिटी दिख रही है अच्छी, बट अंडरलाइंग एसेट जो है वो राइज कर रहा है बहुत ज़्यादा। देखो हम कब से यही पढ़ते आ रहे हैं कि GNPA जो है वो 2.2% तक गिर गया है ना, इतना चल रहा है। NNPA हमारा 0.5% तक चल रहा है। तो यही बोल रहे हैं वो, भाई तुम्हारी जो अंडरलाइंग रिस्क है वो तो राइज कर रही है, पर तुम्हारा जो हेडलाइन एसेट क्वालिटी है, जो GNPA और NNPA ये कम दिख रहा है। अगर GNPA और NNPA कम दिख रहा है, इसका मतलब तुम्हारी एसेट क्वालिटी बढ़िया है, अच्छी है, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स लोन है सारे के सारे, है ना, इतने सारे। तो ये तो तुम्हारा कुछ अलग अलग अपोजिट मैटर चल रहा है पूरा। क्यों? while the official non performing asset ratio, the percentage of bad loan compared to the total loans are multi-year lows, ठीक है, तो multi-year लो चल रहा है, मीनिंग बैंक्स लुक हेल्दियर ऑन पेपर, बैंक जो है हेल्दी दिख रहे हैं पेपर पे, पर बैंक जो है ना एग्रेसिवली राइट ऑफ कर रहे हैं बैड लोन को टू कीप दोज नंबर लुक क्लीन। तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें ये होता है, एक स्टैंडर्ड लोन है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड लोन के बाद मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैंने मेरे से कल या परसों वाली में बताया था आपको, स्टैंडर्ड लोन जो है डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो जाता NPA में, वो 90 दिन का डे लेता है, लेकिन 90 दिन के अंदर अलग अलग प्रोसेस होती हैं, SMA 0, SMA 1 और SMA 2 में कन्वर्ट होता है ये स्टैंडर्ड लोन। फिर उसके बाद जब 90 दिन हो जाते हैं, 90 + 1 डे में ये कन्वर्ट हो जाता है NPA में। तो एक स्टैंडर्ड लोन को NPA में कन्वर्ट होने के लिए 90 + 1 डे लगता है, ठीक है, अगर वो NPA में कन्वर्ट हो रहा है तो, मतलब एक स्टैंडर्ड परफॉर्मिंग एसेट नॉन परफॉर्मिंग तभी होता है जब वो 90 दिन से ज़्यादा अनपेड हो, ठीक है, उसका प्रिंसिपल और उसका इंटरेस्ट नहीं पे किया गया हो 90 दिन तक, तो जो स्टैंडर्ड लोन है वो एकदम कन्वर्ट हो जाता है NPA में। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मान लो बहुत सारे लोन कन्वर्ट हो गए NPA के अंदर, ठीक है, लेकिन बहुत टाइम तक NPA में 90 दिन के बाद NPA में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन 90 दिन तक क्या लोगों ने 3-4 साल तक पैसे ही नहीं दिया, 3 से 4 साल तक पैसा ही नहीं भरा। तो अगर ऐसा होता है ना, तो RBI बोलता है बैंक को, भाई तुम्हारी जो भी बैलेंस शीट है ना बहुत गंदी दिख रही है, ऐसा दिख रहा है कि तुमने सब NPA ही कर रखा है। तो जो तुम्हारा NPA वाला पार्ट है ना, क्योंकि तुम्हें पता है 3 से 4 साल हो गए, तुम्हें पैसा अब नहीं मिलने वाला, बिल्कुल तुम्हें पता है ये चीज़, तुम्हारा जो NPA है वो एक लॉस एसेट हो चुका है। तो जब मेरा एक NPA लॉस एसेट हो जाएगा तो बैंक क्या करता है, बैंक करता है उसको राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब होता है ये जो NPA यहाँ पर दिख रहा है ना, इसको पकड़ेगा और बाहर फेंक देगा अपनी बैलेंस शीट से, कि यार ये तो लोन अभी आएगा ही नहीं, पैसा वापस इसका आएगा ही नहीं, तो हम अपनी बैलेंस शीट में इसको क्यों मेंटेन करके रखे हुए हैं, अपने प्रॉफिट में से इसको निकाल देते हैं और ये हटाओ इसको। तो अपनी बुक में से, अपनी लोन बुक के अंदर से ये जो लोन है, जो बैड लोन है, जो कि एक लॉस एसेट में कन्वर्ट हो चुका है, इसको निकाल देते हैं ये। तो इसी को ही बोलते हैं राइट ऑफ करना। और जब ये राइट ऑफ कर देंगे तो अब क्या बैलेंस शीट दिखेगी कि भाई कोई भी बेकार लोन है ही नहीं, इसका मतलब हमारा GNPA जो है वो 2.2 के अराउंड है, गुड, बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, है ना। लेकिन देखो प्राइवेट बैंक में यही दिक्कत है, जो प्राइवेट बैंक्स है ना, प्राइवेट बैंक का यही हो रहा है कि प्राइवेट बैंक्स ने 12,121 करोड़ रुपए का राइट ऑफ किया है इन जस्ट 3 मंथ्स। ये क्वार्टर 3 के अंदर इतना राइट ऑफ किया है। तो यही एक दिक्कत है, क्योंकि इन्होंने इतना सारा राइट ऑफ कर लिया, इसके बाद इनका जो GNPA इतना अच्छा दिख रहा है क्योंकि इन्होंने बहुत राइट ऑफ किया है। तो वही दिक्कत ये बोल रहे हैं कि भाई
बैलेंस शीट, क्लीन बैलेंस शीट जो है मास्क कर रही है, क्लीन बैलेंस शीट मास्क कर रही है राइजिंग स्ट्रेस। कौन से सेक्टर के लिए? प्राइवेट बैंक्स के लिए, ठीक है। तो ये जो 5 प्राइवेट, जो लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक्स हैं, उन्होंने कितना राइट ऑफ किया? इतना राइट ऑफ किया, ठीक है। ये 22% का जंप है लास्ट ईयर से, ठीक है। 22% का जंप है लास्ट ईयर से, इतना राइट ऑफ किया है हमने, क्योंकि बहुत गलत चीज़ है। मतलब गलत चीज़ तो नहीं है वैसे तो, राइट ऑफ कर, जब कोई बैड एसेट कन्वर्ट हो गया है और हमें पता है कि उससे कुछ पैसा नहीं आने वाला, तो भाई बैंक के पास मजबूरी होती है, बैंक को करना ही पड़ता है राइट ऑफ। नहीं तो फिर उनकी बैलेंस शीट गंदी दिखेगी। और मान लो अगर उनकी बैलेंस शीट गंदी दिखी और उन्होंने होल्ड करके रखा, इनको राइट ऑफ नहीं किया, तो भाई इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं। फिर इन्वेस्टर देखते हैं इनकी तो बैलेंस शीट बहुत गंदी दिख रही है, इन्होंने बहुत सारे ज़ोंबी लोन पकड़ के बैठे हुए हैं ये लोग, और भाई क्या पता कि ज़ोंबी लोन कब फट जाए और हमारा पैसा तो डूबेगा, बैंक भी डूब जाएगा। तो इसलिए आरबीआई बोलता रहता है कि तुम्हें जब लग जाए ना कि तुम्हारा लोन नहीं मिलेगा, जब तुम्हें पता चल जाए कि ये लॉस एसेट हो चुका है, तो चुपचाप अपनी गलती एक्सेप्ट करो। तो और ये एक्सेप्ट करो कि तुमने गलती की थी, तुमने ड्यू डिलिजेंस ऐसे नहीं किया, तुमने बंदे का ये नहीं देखा कि वो पैसा चुका पाएगा नहीं चुका पाएगा, तुमने गलती करी है तो उसे एडमिट करो और चुपचाप उसको राइट ऑफ करो। तो बैंक जो है इसको राइट ऑफ करता है, ठीक है, और अपने प्रॉफिट को कम कर लेता है इनडायरेक्टली। राइट ऑफ का मतलब प्रॉफिट कम करना ही हुआ ना भाई। जो लोन आपको पैसे दे सकता था बैंक को, राइट ऑफ करने के बाद, अपनी लोन बुक में से निकालने के बाद, वो तो खराब हो गया ना। वो आपके प्रॉफिट दे सकता था वो अब नहीं देगा, तो इसका मतलब आपको लॉस हुआ, तो वही प्रॉफिट नहीं हुआ इनडायरेक्टली। तो यही है। तो राइट ऑफ करना भी एक बहुत गंदी चीज़ है इनडायरेक्टली, बैंक के लिए तो लॉस वाली चीज़ है। तो की बैंकिंग टर्मिनोलॉजी समझते हैं कुछ। एक होता है स्लिपेज। देखो स्लिपेज क्या होता है? नए लोन कितने बैड बन रहे हैं। मैंने बोला था ना स्टैंडर्ड लोन, एक स्टैंडर्ड लोन जो है एनपीए में एकदम कन्वर्ट नहीं होता है, 90+1 डे में कन्वर्ट होता है। तो ये यही बोल रहा है, जो नए लोन है, वो नए लोन 90 डे के अंदर अंदर कितने स्लिप हो गए एनपीए के अंदर। जो स्टैंडर्ड लोन है वो एनपीए में 90 डे के बाद कितने स्लिप हो गए, नए लोन की बात हो रही है यहाँ पर, कितने स्लिप हो गए एनपीए के अंदर। तो यही है, अ लोन स्लिप्स, एक लोन स्लिप कर जाता है कब? जब बोरोवर मिस करता है पेमेंट फॉर ओवर 90 डेज, 90+1 डे पे स्लिप हो जाता है एनपीए के अंदर, है ना, एनपीए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो कितने नए लोन स्टैंडर्ड लोन से एनपीए के अंदर स्लिप हुए, वो क्या बताता है? वो ये बताता है, वो बताता है स्लिपेज रेशियो, इंडायरेक्टली स्लिपेज रेशियो होता है, ठीक है। अगर स्लिपेज रेशियो बढ़ा हुआ है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा लोन जो है स्लिप हो गए हैं, 90 स्लिप हो गए स्टैंडर्ड लोन से एनपीए के अंदर, जो कि एक गलत चीज़ है। मतलब तुम्हारे इतने सारे लोन जो है स्लिप हो रहे हैं। तो करंटली ये जो स्टेटस है बहुत हाई है। देखो एनपीए के अंदर ओल्ड लोन प्लस न्यू लोन सारे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब स्लिपेज हो रही होती है, स्लिपेज क्या है? स्लिपेज एक इवेंट है, एक स्पेसिफिक इवेंट है जो परफॉर्म होता है कब? 90 डेज के बाद। जो नए स्टैंडर्ड लोन होते हैं, न्यू स्टैंडर्ड लोन एकदम कन्वर्ट हो जाते हैं एनपीए के अंदर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्लिपेज। तो स्लिपेज क्या है? एक इवेंट है, एक पर्टिकुलर टाइम का इवेंट है, ठीक है। तो स्लिपेज स्टूड कितना किया? 19,048 करोड़ रुपये, जो कि स्लाइटली हायर है लास्ट ईयर से। इसका मतलब जो नए बोरोवर हैं वो भी डिफॉल्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो नए बोरोवर है वो भी स्टडी पेस से डिफॉल्ट कर रहे हैं, जो कि गंदी चीज़ है, ठीक है। तो राइट ऑफ का वही मैंने, ये एक अकाउंटिंग मूव होता है जहाँ पर बैंक ये रियलाइज़ करता है कि भाई अब लोन नहीं रिपेड होगा, तो आप रिमूव कर दो उस लोन को अपनी एक्टिव बैलेंस शीट में से, कि आपकी बैलेंस शीट अच्छी दिखे। तो ये इससे क्या होता है? ये आर्टिफिशियली लोअर कर देता है हमारा एनपीए रेशियो, ठीक है। इससे क्या होता है? बैंक जो है थोड़ा क्लीनर दिखता है इन्वेस्टर्स को, और अब इन्वेस्टर्स आते हैं। इवन दो मनी इज लॉस्ट, हमें पता है, बैंक को पता है कि उनका मनी लॉस्ट हो चुका है, लेकिन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए इनको करना पड़ता है चीज़, ठीक है। और करंटली राइट ऑफ बढ़ रहे हैं, यही बोला है, करंटली राइट ऑफ सर्च कर रहे हैं, ठीक है। बैंक्स आर यूजिंग दिस टूल एग्रेसिवली टू हाइड द स्लिपेज रेशियो। स्लिपेज को हाइड करने के लिए बैंक राइट ऑफ करते रहते हैं। प्रोविजनिंग क्या होती है? हमें पता है प्रोविजन क्या होता है। जब भी अपने खुद के प्रॉफिट में से अब बैंक को कुछ मनी को साइड करना पड़ता है टू कवर द पोटेंशियल लॉस, उसको बोलते हैं प्रोविजनिंग करना, ठीक है। तो अभी प्रोविजनिंग का क्या स्टेटस चल रहा है? मॉडरेट टू हाई चल रहा है, इंडिकेट कि बैंक जो है प्रिपेयर हो रहे हैं इम्पैक्ट के लिए, फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए तैयार हो रहे हैं अभी। कौन से बैंक की बात कर रहा हूँ यहाँ पर? प्राइवेट बैंक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है? जो रिपोर्ट आइडेंटिफाई कर रही है, ये स्ट्रेस आ रहा है रिटेल और अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो से। देखो
कॉर्पोरेट लोन अगर बेकार हो जाता है या एनपीए कन्वर्ट हो जाता है तो बैंक जो है ना उनकी फैक्ट्री या लैंड को बेच के पैसा वापस कर लेता है ना, वापस आ जाता है पैसा उनके पास, पैसा रिकवर कर लेता है। लेकिन रिटेलर्स जो रिटेल होते हैं, रिटेल जैसे हम होते हैं, हम हमारा होता है अनसिक्योर्ड जो लोन होते हैं, भाई वहाँ पर कैसे लेके आओगे? उनका तो कोई कोलेटरल होता ही नहीं है। ठीक है, तुम क्रेडिट कार्ड का पैसा कहाँ से लेके आओगे? ठीक है, तो जो क्रेडिट कार्ड का पैसा जा चुका है वो तो जा चुका है ना, तुम कैसे निकलवाओगे उस बंदे से पैसे? उसे मारोगे तो हो नहीं। तो फिर यही है, तो जो पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड वाले लोन होते हैं, जो रिटेलर्स लोन होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट होती हैं। वही एक डेंजर जोन है जिसकी वजह से ये स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से स्लिपेज रेशियो इंक्रीज हो रहा है, स्लिपेज बढ़ रहा है, और बैंक्स का एनपीए बढ़ रहा था, जिसकी वजह से बैंक्स को राइट ऑफ करना पड़ा, और राइट ऑफ भी बढ़ गया। तो वो ये चीज़ दिखा रहा है। तो स्लिपेज रेशियोज आर हायर हेयर बिकॉज इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक प्रेशर इज अफेक्टिंग इंडिविजुअल बोरोवर्स। भाई पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड लोन लोग क्यों नहीं चुका पाते? क्योंकि भाई इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और इकोनॉमिक प्रेशर आ जाता है, मतलब जॉब लॉस हो जाती है। भाई जॉब लॉस हो जाती है तो भाई ये लोग मजबूर हैं कि नहीं दे पाएंगे पैसे, तो इसलिए ये चीज़ है। तो प्रकाश अग्रवाल जो है वो ये बोलते हैं कि रिटेल सेगमेंट जो है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर पैसा रिकवर करना बहुत हार्ड है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। यू कैन नॉट सीज अ फैक्ट्री फ्रॉम अ क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर से फैक्ट्री कैसे सीज करोगे? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो देयरफॉर बैंक प्रेफर टू सिंपली राइट ऑफ दीज लोन्स। तो बैंक क्या करता है, ये स्मॉल लोन्स होते हैं, इनको राइट ऑफ करने की कोशिश करता है कि इनकी लोन बुक अच्छी दिखे और अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, बस ये चीज़ है। इन्होंने बैंक की अलग अलग बैंक की परफॉर्मेंस बताई है कि इन्होंने इनका जो स्लिपेज रेशियो है, स्लिपेज जो है इतना रहा, 6,000 करोड़ रुपए स्लिपेज रहा, जो हाईएस्ट था। आईसीआईसी बैंक का 5,356 करोड़ रुपीज़ रहा, एचडीएफसी का 3,520 करोड़ रुपीज़ रहा, जो कि बहुत हाई था। और इनका राइट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई रहा। ठीक है, तो ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा है कि प्राइवेट बैंक का राइट ऑफ बहुत ज़्यादा रहा है इस बार। भाई स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन क्या है इसमें? ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर आता है। अगर आप राइट ऑफ कर रहे हो और वो डायरेक्टली, अगर आप राइट ऑफ बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो वो किसको खाएगा? आप बैंक के पोटेंशियल प्रॉफिट को खाएगा, है ना। क्योंकि जो आपका जो लोन था, जो एनपीए था, अगर आप उसे होल्ड करके रखते तो क्या पता आपको पैसा मिल जाता वापस, है ना, मिल सकता था। लेकिन आपने राइट ऑफ कर दिया, आपने लोन बुक से हटा दिया, तो आप ये दिमाग में ये बिठा चुके हो कि अब पैसा वापस आएगा ही नहीं, आप होप ही खत्म कर चुके हो पूरी, है ना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने राइट ऑफ कर दिया अपने एनपीए को, बैंक ने राइट ऑफ कर दिया, इसका मतलब वो पैसा रिकवर नहीं कर सकता। भाई अगर किसी भी दिन उस क्रेडिट कार्ड की जो क्रेडिट कार्ड होल्डर है उसके पास पैसा आ गया तो पैसा लेने आ जाएगा बैंक दोबारा से, है ना, किसी भी तरीके से। मतलब मुझे नहीं पता वो कैसे आता है नॉर्मली, लेकिन वो पैसा रिकवर कर सकता है, मतलब राइट ऑफ होने के बाद भी बैंक पैसा रिकवर कर सकता है। ठीक है, तो दे रिप्रेजेंट मनी दैट फॉर अकाउंटिंग पर्पस इज एडमिटेड एज अ लॉस, दो बैंक कंटिन्यू लीगल रिकवरी एफर्ट्स। ठीक है, बैंक जो है तब भी रिकवरी करने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी मुश्किल होता है, नहीं हो पाता, रिटेल में नहीं हो पाता भाई। ठीक है, प्रूडेंस ओवर ग्रोथ। देखो अभी इसको जो राइट ऑफ स्ट्रेटेजी है ना, इसको बहुत एग्रेसिव बताया गया है। ठीक है, बोला गया है कि बैंक को जो है नॉर्मल चूज करना पड़ता है, बैंक आर चूजिंग टू बी कंजर्वेटिव। क्यों कंजर्वेटिव? देखो बैंक के पास दो तरीके हैं, या तो बैंक जो है एनपीए को होल्ड करके रखे और इस होप में रहे कि पैसा मिल जाएगा वापस, या दूसरा उनको राइट ऑफ कर दे। ठीक है, लेकिन अगर बैंक एनपीए को होल्ड करके रखेगा तो वो इन्वेस्टर्स को नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स को पता है कि इसके पास ज़ोंबी लोन्स हैं, और ज़ोंबी लोन्स हैं इसका मतलब दिक्कत हो सकती है, बैंक भी डूब सकता है, मेरे पैसे भी डूब जाएगा। लेकिन जो राइट ऑफ कर लेता है तो क्लीन बैलेंस शीट दिखती है, तो इन्वेस्टर को पता होता है कोई नहीं भाई, ये जो बैंक है कम पैसा कमा रहा है, लेकिन ये एटलीस्ट ज़ोंबी लोन लेके तो नहीं बैठा है। ठीक है, मतलब पैसा मेरे को वापस मिल जाएगा मेरा, है ना। तो ऐसे जो क्लीन बैंक होते हैं उसमें ज़्यादा पैसा डालने की कोशिश करता है, इसलिए ये लोग एग्रेसिवली राइट ऑफ कर रहे हैं, इसलिए स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। लेकिन एक दिक्कत भी आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है? रेंज बाउंड्री वरी। रेंज बाउंड क्या होता है? रेंज बाउंड में क्या होता है? स्लिपेज रेंज बाउंड होने का मतलब हाई होना। ये बोल रहे हैं कि आप एक ऐसे इफेक्ट में हो कि जहां पर आप भाग तो रहे हो, मतलब ट्रेडमिल इफेक्ट है। ट्रेडमिल पे क्या होता है? भागते हो और एक ही जगह भागते रहते हो, आप आगे कभी नहीं बढ़ते। तो यही बोल रहे हैं लोग, ये जो बिकॉज स्लिपेज रेशियो एक रेंज बाउंड में है, हाई है, तो एक ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई है जहां पर ये जो बैंक है दबा के राइट ऑफ कर रहा है, लेकिन राइट ऑफ बढ़ रहा है, लेकिन एक और चीज़ भी बढ़ रही है, स्लिपेज बढ़ रहा है।
मतलब ये स्लिपेज भी बढ़ रहा है और तुम राइट ऑफ भी करे जा रहे हो, तो तुम वहीं के वहीं खड़े हो। इसका मतलब तुम कुछ, बैंक विन नहीं हो रहा है यहाँ पर राइट ऑफ करके, बैंक को नुकसान हो रहा है, बैंक अपना प्रॉफिट कम कर रहा है राइट ऑफ करते करते। और ये चीज़ भूल रहा है बैंक कि भाई तुम्हारा स्लिपेज, हमारा जो बैंक का स्लिपेज रेशियो है वो भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो बैंक को इस टाइम पे स्लिपेज रेशियो कम करना चाहिए। स्लिपेज रेशियो कैसे कम करेगा कि वो कुछ ऐसे कस्टमर को ढूंढे जो कि अच्छा पैसा, जो जो पैसा दे पाए, उनको लोन दे, उनके थ्रू स्लिपेज कम करे। तो ये भी शो करता है कि बैंक जो है ना एक अच्छा कस्टमर बेस नहीं ढूंढ पा रहा है अभी, ठीक है। क्योंकि स्लिपेज जो नए लोन्स आ रहे हैं वो भी स्लिपेज हो रहे हैं, ठीक है, वो भी बार बार एनपीए में कन्वर्ट हो रहे हैं। तुम बार बार राइट ऑफ कर तो रहे हो लेकिन स्लिपेज रेशियो भी बढ़ रहा है, तो तुम वहीं के वहीं खड़े हो, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो डायरेक्टली। तो यही बोल रहा है कि दिस इज द पोलाइट वे ऑफ सेइंग द प्रॉब्लम इज नॉट गोइंग अवे, क्योंकि स्लिपेज जो है रेंज बॉन्ड में है। तो फ्रेश लोन्स हैं या बैड लोन्स बोल दो उनको, वो कीप अपीयरिंग एट द सेम रेट, जिस रेट से आप क्लीन अप कर रहे हो उसी रेट से आपका स्लिपेज हो रहा है। तो ट्रेडमिल इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, ट्रेडमिल पे एक जगह चलते ही रहते हो, वहीं के वहीं खड़े रहते हो, आगे तो बढ़ते नहीं हो। तो वही चीज़ हो रही है बैंक के साथ, ठीक है। इसके अलावा एक और न्यूज़ है, अब अगली न्यूज़ क्या है, गवर्नमेंट क्रेडिट गारंटी फॉर MFI। तो 8,000 करोड़ रुपए सेफ्टी के लिए नेट, मतलब सेफ्टी 8,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा एज अ क्रेडिट गारंटी टू रिवाइव द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, बहुत आसान न्यूज़ है, कोई ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा, ठीक है। जो एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी है उसने अप्रूव किया है भी 8,000 करोड़ रुपए क्रेडिट गारंटी देने, एज अ क्रेडिट गारंटी टू द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्रेडिट गारंटी क्या होती है, ये एक इंश्योरेंस की तरह वर्क करती है फॉर बैंक्स। बैंक क्या करते हैं, देखो MFI क्या करते हैं, MFI बैंक से पैसा उधार लेते हैं, ठीक है, बैंक से लोन लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है, बैंक से पैसा लेते हैं और फिर ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों में। लेकिन ये बोल रहा है कि भाई बैंक को ही पता है जो MFI है ना ये रिस्की लोन है, क्योंकि ये जिनको लोन देते हैं ना वो होते हैं रिटेल्स, है ना, छोटे छोटे लोग होते हैं ना, स्मॉल पीपल होते हैं, कमज़ोर लोग होते हैं, जिनके पास मॉनेटरी सपोर्ट नहीं होता ज़्यादा, है ना, उनको लोन देते हैं। इसका मतलब MFI के पास पैसा आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। तो बैंक को डर लगा रहता है कि यार साला इन्होंने हमसे जो लोन लिया है, MFI ने हमसे लोन लिया है, कहीं वो भी ना डूब जाए, क्योंकि ये भी डूबेंगे तो हमें भी ले डूबेंगे, ऐसा करके है। MFI डूब जाएंगे तो बैंक भी डूब जाएंगे। तो बैंक डरे रहते हैं क्योंकि ये हाई रिस्की सेगमेंट में पैसा देते हैं। तो बैंक बोलते हैं कि हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, ठीक है। और MFI के पास कोई और तरीका होता भी नहीं है। भाई नॉर्मल बड़ी NBFC क्या करती हैं, अपने बॉन्ड इशू कर देती हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू कर देती हैं, पैसा उठा लेती हैं वहाँ से, इनको ऐसे करके पैसा भी मिल जाता है। लेकिन MFI को तो कोई पैसा देगा भी नहीं ऐसे करके, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि ऐसा करो, तुम इनको लोन दो, बैंक तुम MFI को लोन दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पैसा नहीं देते हैं वापस तो हम गारंटी देते हैं कि हम देंगे। तो वो यही है, 800 करोड़ रुपए इसलिए दिए गए, 8,000 करोड़ रुपए, 800 नहीं, 8,000 करोड़ रुपए इसलिए दिए गए। तो ये एक इंश्योरेंस की तरह वर्क कर रहा है बैंक के लिए। करंटली बैंक्स आर अफ्रेड टू लेंड मनी टू द स्मॉल माइक्रो फाइनेंस कंपनी बिकॉज दे फेयर दिस कंपनी माइट गॉट बस्ट, ठीक है। लेकिन इस स्कीम के वजह से ये गवर्नमेंट बोल रही है कि गो हेड लेंड टू देम, उनको पैसा दो, अगर वो डिफॉल्ट करते हैं तो हम कवर करेंगे वो पर्टिकुलर लॉस को, ठीक है। वाई इज दिस हैपनिंग नाउ, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चलती हैं और नॉर्मली जो लोग ये जो पैसा देते हैं ये लो इनकम बोरोवर्स को देते हैं जिनके पास कोई कोलेटरल नहीं होता रखने को, और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है करंटली, है ना, डबल वहमी है। तो फंडिंग स्क्वीज हो गई है क्योंकि बैंक ने भी इनको पैसा देना बंद कर दिया है ना, स्मॉल और मिड साइज MFI को। और अगर इनको पैसा नहीं मिले MFI को तो ये भी लेंड नहीं कर पाएंगे, जो कि दिख रहा है ना, क्योंकि बोरोवर्स आर स्ट्रगलिंग टू रीपे द लोन। तो व्हेन बोरोवर कैन नॉट पे टू द MFIs, तो MFI भी पे नहीं कर पाएंगे बैंक को, और बैंक भी नहीं पैसा देगा फिर इनको वापस, है ना। तो ये इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है। कॉन्ट्रैक्शन क्या दिख रहा है, सेक्टर की जो लोन पोर्टफोलियो है वो 16% श्रिंक हो गई है ईयर ऑन ईयर इन द सितंबर क्वार्टर। तो यही दिक्कत है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट आउटसाइड द बजट, देखो इन्होंने इस चीज़ को बजट के अंदर इंक्लूड नहीं किया, ये 8,000 करोड़ रुपए इसको बजट से बाहर रखा, क्योंकि बजट जो है ना अगले फिस्कल ईयर के अंदर स्टार्ट होता है, जो कि अप्रैल में स्टार्ट होगा। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है इसको अभी रोल आउट करना चाहती है मार्च से पहले कि अभी इमीडिएटली लिक्विडिटी डाली जा सके MFI के अंदर, क्योंकि MFI को अभी पैसे की ज़रूरत है, तो इसलिए इसको बजट से बाहर रखा गया है।
ये स्कीम कैसे वर्क करती है? ये स्कीम को एडमिनिस्टर कौन करता है? NCGTC, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, ठीक है। अब ये कॉमर्शियल बैंक लैंड, इसमें क्या होता है, बैंक जो है लैंड करता है एमएफआई को, और NCGTC ये प्रोवाइड करती है सोवरेन गारंटी टू फॉर दिस लोन, ठीक है। अगर एमएफआई कभी पैसा पे नहीं कर पाती तो गवर्नमेंट स्टेप इन करती है और वो पे करती है बैंक को, ठीक है। ये रिमूव कर देगा फियर फैक्टर फॉर बैंक्स, अनलॉक कैपिटल फॉर मिड टू स्मॉल एमएफआईज हु आर करेंटली स्टार्व ऑफ फंड, ठीक है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या था भाई, ये जो ये पहले भी हुआ था, ठीक है। गवर्नमेंट ने पहले 7,500 करोड़ रुपए दिए थे ड्यूरिंग कोविड-19, ठीक है, जो कि 75% ऑफ डिफॉल्ट को कवर किए थे, और ये एक सक्सेस थी, ठीक है। तो जहाँ पर 50% लिक्विडिटी रिटर्न हो गई थी, और अभी ये सेम जो प्रॉब्लम है ये बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया इसका 2024 में, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट को बूस्ट करना था लिक्विडिटी इन द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, ठीक है। और इंडस्ट्री ने भी डिमांड करी थी, जो साधन है, साधन क्या है, साधन और एमफिन जो है, ये जो है एसआरओ हैं माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के, तो इन्होंने भी डिमांड करा कि तुम गवर्नमेंट एटलीस्ट 20,000 करोड़ रुपए दो आप, ठीक है। लेकिन अप्रूवल कितने का मिला? 8,000 करोड़ रुपए का। माना कि ये रिक्वेस्टेड अमाउंट से कम है, लेकिन तब भी क्रिटिकल लाइफलाइन है, ठीक है। जो साधन है उन्होंने नोट किया कि दैट वाइल लार्ज एमएफआई जो है स्टिल वो मनी को ले पाती हैं ना, क्योंकि लार्ज एमएफआई, लेकिन स्मॉल प्लेयर जो है एक जगह रुक के रख जाते हैं, रुके रहते हैं, उनको पैसा नहीं मिलता, ठीक है। तो ये जो इतना अमाउंट है ना, ये स्मॉल प्लेयर्स को हेल्प करेगा उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। अगला क्या है? फर्टिलाइजर इंपोर्ट हुआ है, इंपोर्ट सर्ज एज डोमेस्टिक प्रोडक्शन फॉल शॉर्ट। तो कोर इशू जो डोमेस्टिक शॉर्टफॉल हुआ है उसने ट्रिगर किया है इंपोर्ट को। देखो हमारे इंडिया के अंदर कुछ पर्टिकुलर फर्टिलाइजर्स का जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से इंपोर्ट बढ़ गया, ठीक है। वो यही पूरी चीज़ बताने की कोशिश करेगा पूरे के पूरे न्यूज़ के अंदर। तो हम एक बार न्यूज़ के अंदर जाते हैं। जो यूरिया है उसमें भी जो है फर्टिलाइज़र, क्योंकि ये ऐसा फर्टिलाइज़र है जो बहुत इंडिया के अंदर यूज़ होता है, इसकी डिमांड जो है 3.8% इंक्रीज़ हुई है, लगभग 31.16 मिलियन टन इंक्रीज़ हुई है। लेकिन फार्मर जो है फार्मर को और ज़्यादा चाहिए क्योंकि इंक्रीज डिमांड दिखा रहा है, लेकिन सप्लाई प्रोडक्शन कितनी है? कम है। प्रोडक्शन और कम हो गया है, 3.2% कम हुआ है लास्ट से, जो कि है 22.44 मिलियन टन, जो कि देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। तो इस डिफरेंस को कौन फुलफिल करेगा? तो इम्पोर्ट के थ्रू 85% इम्पोर्ट बढ़ गया। तो यही सेम चीज़ बोल रहा है, मैं इसको इतना एलेबोरेट नहीं करूँगा। एक डायमोनियम फॉस्फेट है, ठीक है, ये भी बिल्डिंग कर रहा है बफर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी डिमांड बढ़ी है, ठीक है। नहीं, थोड़ी फेल हुई है डिमांड, जो है फेल हुई है, कम हुई है, लेकिन इतनी भी कम नहीं हुई डिमांड ना, 8.33 से सिर्फ 8 मिलियन टन ही हुई है कम, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गई है, प्रोडक्शन 3.9% ड्रॉप हुई है। तो इसने दोबारा से इंपोर्ट को रोज कर दिया है, ठीक है, 46%, ये सेम चीज़ है, ठीक है। NPK जो एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, ये इसमें क्या है, यहाँ पर क्या है, अनलाइक द यूरिया और डैप, इसकी जो प्रोडक्शन है वो ग्रो करी है 13.1% से, लेकिन इंपोर्ट तब भी डिस्पाइट ऑफ द हाई लोकल प्रोडक्शन इंपोर्ट तब भी बढ़े हैं, डबल हो गए हैं 122%, ठीक है। वही सेम चीज़ में भी है, ठीक है, ये पढ़ लेना आप, क्योंकि ये सेम चीज़ बोल रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है ऐसी, ये पूरी टेबल की फॉर्म में है, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है, एक बार इसको ख़त्म करते हैं, फिर क्लोज करते हैं आज का सेशन। जो IEPFA है उसने प्रपोज किया है ग्रीन चैनल टू फास्ट ट्रैक द रिफंड ऑफ अनक्लेम्ड इन्वेस्टर्स। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? स्टक मनी। देखो नॉर्मली जो इन्वेस्टर्स का 7 ईयर का मान लो कोई डिविडेंड है, कोई इन्वेस्टर का डिविडेंड था जो भूल चुका है 7 साल तक, ठीक है। तो जब वो भूल जाता है कोई इन्वेस्टर 7 साल तक, तो जो ये डिविडेंड होता है या शेयर्स होते हैं, बैंक क्या करता है, जो भी जिस डीमेट मान लो डीमेट अकाउंट में हुए, तो स्टॉक ब्रोकर क्या करेगा, इस पर्टिकुलर डिविडेंड को या शेयर्स को, या बैंक क्या करेगा, इनको जो है ना इस फंड के अंदर डाल देगा, IEPFA फंड के अंदर डाल देगा, ठीक है। अब मुझे याद आ गया 7 साल बाद, अरे यार मेरा पैसा उधर पड़ा था, मेरे शेयर पड़े थे, मेरा डिविडेंड यहाँ पड़ा था। अभी बैंक के पास जाके, स्टॉक ब्रोकर के पास जाके बोलेगा भाई मेरे शेयर पड़े थे यार, और बैंक के पास जाके बोलेगा कि मेरा डिविडेंड का पैसा आया होगा अकाउंट के अंदर, तो मुझे वो दे दो, तो वो बोलेगा नहीं, हमारे पास तो है ही नहीं वो पैसा, वो तो इस फंड के पास है, क्योंकि आपने 7 साल तक उसको छुआ ही नहीं, वो अनक्लेम पड़ा रहा हमारे पास, तो हमने उसको दे दिया। तो
अब जो उसका ओनर है, इस पर्टिकुलर फंड का ओनर है, डिविडेंड का ओनर है, शेयर का ओनर है, वो बोलेगा कि यार मैं इसे क्लेम कैसे करूँ? तो वो जब क्लेम करेगा तो उसे पहले 2 वेरिफिकेशन से जाना पड़ेगा। फर्स्ट चेक कि कंपनी वेरीफाई करेगी उस पर्टिकुलर क्लेम को कि भाई मेरा शेयर है, मेरा डिविडेंड ये है, आप मुझे वापस कर दो, तो पहले कंपनी वेरीफाई करेगी। फिर उसके बाद IEPFA वेरीफाई करेगा उस क्लेम को, ठीक है? और तब जाके पैसा रिलीज होगा, जो कि मंथ का प्रोसेस है, मंथ्स में होता है ये काम, ठीक है? तो हम एक बार पढ़ लेते हैं कि इस चीज़ को सिंप्लीफाई करना चाहता है, टू सिंप्लीफाई एंड स्पीड अप द रिफंड प्रोसेस फॉर अनक्लेम इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड हो गया, शेयर हो गया, ठीक है? व्हेन द इन्वेस्टर फॉरगॉट अबाउट देयर शेयर और डिविडेंड फॉर 7 ईयर या उससे ज़्यादा, तो कंपनी आर लीगली रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर दैट पर्टिकुलर मनी एसेट टू द IEPFA, एक गवर्नमेंट बॉडी है, उस फंड के अंदर डालना पड़ता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर काम करती है, ठीक है? तो वहाँ पर उसमें डालना पड़ेगा, ठीक है? तो रिक्लेम, अगर इस मनी को रिक्लेम करना है तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है, ठीक है? जो कि डबल वेरिफिकेशन रिक्वायर करती है, फर्स्ट चेक और सेकंड चेक, ठीक है? तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो IEPFA ने क्या बोला, उन्होंने एक ड्राफ्ट रिलीज किया कि हम ये सेकंड चेक है ना, इसको हटा देंगे फॉर लो वैल्यू क्लेम्स, ठीक है? IEPFA ने बोला कि हम कंपनी के वेरिफिकेशन को ट्रस्ट करते हैं और वो जो बोलेंगे हम वो कर लेंगे, ठीक है? लेकिन कौन से क्लेम के लिए? लो वैल्यू क्लेम के लिए। तो अगर डिविडेंड का अमाउंट है, अगर और जो क्लेम है वो 10,000 से कम का है, तो सिर्फ फर्स्ट चेक काम करेगा और सेकंड चेक की ज़रूरत नहीं है। अगर फिजिकल एसेट है और उसकी मार्केट वैल्यू 5 लाख से कम है या उतनी है, तो फर्स्ट चेक काम करेगा, सेकंड चेक की ज़रूरत नहीं है। अगर डीमैट अकाउंट में डेटल है आपका शेयर, तो अगर उसकी वैल्यू 15 लाख है या उससे कम है, तो फर्स्ट चेक काम करेगा, सेकंड चेक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो इन्हीं लिमिट्स के लिए है, अगर इनसे कम है तो। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हुआ तो अब IEPFA चेक करेगा और सेकंड वेरिफिकेशन भी होगा और टाइम लगेगा, ठीक है इसमें। तो द न्यू टाइमलाइन 30 डेज, तो 30 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा अब ये क्लेम आपका। पहले क्या होता था, मंथ्स लगते थे, ठीक है? तो यही सेम चीज़ है। वाई इज दिस हैपनिंग? क्योंकि बैकलॉग रिडक्शन करना है। IEPFA के पास बहुत ज़्यादा मैसिव पाइल्स हैं ऑफ अनक्लेम एसेट, थाउजेंड्स ऑफ करोड़, ठीक है? तो अगर इन छोटे छोटे अमाउंट को भी क्लेम करें डबल वेरिफिकेशन के थ्रू, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। तो सेम स्क्रूटिनी से करें ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ही इन्होंने बोला है कि जो लो वैल्यू क्लेम्स हैं उसको आप ही कर दो, कंपनी जो भी कंपनी बोलेगी हम उसको मान लेंगे। ईज ऑफ लिविंग, ठीक है? जो बहुत सारे क्लेमेंट्स हैं वो हेयर्स हैं, चिल्ड्रन हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं ओरिजिनल इन्वेस्टर के, तो वो पास डाउन हो जानी चाहिए, है ना? तो सिंपल एक नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन से ज़्यादा हार्ड प्रोसीजर के थ्रू, मतलब कोई सॉफ्ट प्रोसीजर के थ्रू उनका क्लेम हो जाना चाहिए। तो वो यही बोल रहे हैं कि वो इनहेरिट कर पाएँ पर्टिकुलर एसेट फास्टर, ठीक है? उसको करने के लिए, ईज ऑफ लिविंग करने के लिए और अकाउंटेबिलिटी शिफ्ट करने के लिए। मतलब द प्रपोजल प्लेस क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द कंपनी। अब कंपनी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी जो बोलेगी वो IEPFA कर देगा, ठीक है? तो IEPFA अब जो है ना कंपनी के वर्ड्स पर रिलाई करता है। द बर्डन ऑफ इंश्योरिंग द क्लेम इज जेन्युइनली शिफ्ट सिग्निफिकेंटली टू द कंपनीज, ठीक है? ये हो गया है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्योंकि ये एक ड्राफ्ट है, एक प्रपोजल है बस अभी, ठीक है? तो गवर्नमेंट अभी कुछ मीटिंग्स करेगी और स्टेक होल्डर्स को बोलेगी, पूछेगी कि भाई कमेंट दो इस पर, जो हमने बोला है अभी, जो वैल्यू सेट करी है आप उस पर कमेंट दो February 27 तक, ठीक है? और फिर जब फीडबैक मिल जाएगा तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसको फाइनल कर देगी और नोटिफाई कर देगी इन द अपकमिंग मंथ, ठीक है? तो बस यही था आज का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो सच में अच्छी है तो आप शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में, ठीक है? थैंक यू।